गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 7 विज्ञान के एक और अध्याय को, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 8। और मैंने कई बार तुम्हें बताया है कि अब हमारे चैनल पर कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के एनसीईआरटी विज्ञान के सारे वीडियोस मौजूद हैं। जो वीडियोस नहीं है वे धीरे धीरे बनाए जा रहे हैं, और सारे वीडियोस यदि तुम एक साथ लेना चाहो तो तुम हमारे ऐप पर ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कंपटीशन की पढ़ाई कर रहे हैं और उसके लिए हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा एनसीईआरटी कक्षा 6 से कक्षा 10 तक पढ़ना। तो चलो हम लोग देखते हैं भाई आज हमारे चैप्टर में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे? वैसे ही पढ़ेंगे जैसे पहले पढ़ा है। एनसीईआरटी के हर एक लाइन को पढ़ेंगे, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वन लाइनर, उन सारे क्वेश्चंस को मैं बताता चलूंगा और यहां पर बहुत अच्छे तरीके से उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर हमारा है पादपों में जनन। तो ये जनन शब्द तो तुमने पहले भी पढ़ लिया है, रिप्रोडक्शन। हम लोगों ने जंतुओं में जनन को पढ़ा है और अब हम लोग पादपों में जनन को पढ़ेंगे। जनन का मतलब क्या होता है फिर से मैं यहां बता देता हूं। तो बच्चों, जनन का मतलब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जब कोई जीव अपने ही जैसे संतति को जन्म देता है, अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जैसे कि जो मनुष्य है, मनुष्य अपने ही जैसे संतति को जन्म देता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जनन बोलेंगे। इसी प्रकार से जितने भी जंतु हैं, चाहे घोड़ा हो गया, चाहे गधा हो गया, चाहे सांप हो गया, सब अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। उनके सारे गुण, उनके जो बच्चा है उसका सारा गुण उसके माता पिता के जैसा होता है। तो ये तो बात हो गया जंतुओं की। तो क्या पादप में भी जनन होता है? बिल्कुल भाई, पादप में भी जनन होगा, प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होगा। यदि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या उनका संख्या बढ़ पाएगा? आंसर है नहीं। तो प्लांट्स में भी ठीक जंतुओं के जैसा ही रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन यहां पर अलग अलग प्रकार की विधियां हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो जनन होता है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से होता है। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो अलग अलग प्लांट्स हैं उनका जो शारीरिक डिजाइन है वो अलग अलग है। इस कारण से किसी में इस विधि द्वारा जनन होगा तो किसी में दूसरे विधि द्वारा जनन होगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब यहां काफी सारे जनन के प्रकार हम लोगों को पढ़ने होंगे, और यहां इन टाइप्स को हम लोगों को क्या करना है? बहुत अच्छे से समझना है, उसके उदाहरण को भी समझना है। चलो अब टाइम को वेस्ट हम लोग नहीं करते हैं और सीधे अपने चैप्टर की ओर बढ़ जाते हैं। अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। देखो कितना बड़ा बात यहां पर बता रहा है। भाई जनन क्यों आवश्यक है? यदि तुमसे क्वेश्चन पूछा कि भाई जनन क्यों आवश्यक है, तो जनन इसलिए आवश्यक है कि अपने ही जैसे प्रजातियों को हमें बढ़ाना है, और उसको बढ़ाने के लिए जनन करना होगा, रिप्रोडक्शन करना होगा, तभी जाकर के अपने जैसे बच्चे को जन्म देंगे, अपने जैसे संतति को जन्म देंगे, तो उसका प्रजाति और वंश क्या होगा? बढ़ेगा। वही यहां बोल रहा है, अपने वंश या फिर प्रजाति को बनाए रखने के लिए जनन बहुत आवश्यक है। जैसे मान लो एक आम का पौधा है, आम के पौधे से यदि बीज निकल रहा है तो उससे क्या बनेगा? उससे भी आम का पौधा बनेगा। वह आम का पौधा बड़ा होकर के उससे बीज बनेगा तो उससे भी क्या बनेगा? आम का पौधा बनेगा। इस प्रकार से एक ही वंश आगे की ओर बढ़ता रहे, ये जो एक ही प्रजाति है वो आगे की ओर बढ़ता रहे, इसके लिए जनन बहुत आवश्यक है। समझ में आ रहा है? जनन में क्या होता है? अपने ही जैसे बच्चे को जन्म दिया जाता है।
तो इस तरीके से अपना वंश को आगे बढ़ाया जाता है। जैसे मान लो एक कुत्ता है, वह कुत्ते को जन्म दे रहा है, फिर उसका बच्चा और कुत्ते को, फिर नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ऐसे उसका कुत्ते का ही वंश बढ़ता चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए कि जनन क्यों आवश्यक है। आंसर है अपने प्रजाति को बनाए रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछ सकता है तुम्हें कि यदि जीवों में जनन ना हो तो क्या होगा। यदि किसी खास प्रजाति में जनन ना हो तो क्या होगा। तो आंसर है वह प्रजाति विलुप्त हो जाएगा। जैसे मान लो अभी जितने भी मनुष्य हैं वे एक प्रजाति हैं। जो कुत्ता है उसका एक प्रजाति है, जो हाथी है उसका एक प्रजाति है, जो आम का पेड़ है उसका एक प्रजाति है, जो कटहल का पेड़ है उसका एक प्रजाति, जो तितली है उसका एक प्रजाति है। किसी का भी एक उदाहरण ले लो, जितने मगरमच्छ हैं वो एक प्रजाति के हैं, जितने भी शेर हैं वो एक प्रजाति के हैं, जितने भी बाघ हैं वो एक प्रजाति के हैं। अब जरा सोचो, यदि बाघों में रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाए कि अब कोई नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगा, कोई प्रजनन नहीं होगा, तो क्या वो विलुप्त हो जाएंगे। तो आंसर है यस। तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि कोई जीव मतलब कोई एक प्रजाति पूरा जनन करना ही बंद कर दे तो क्या होगा। तो आंसर है वह प्रजाति विलुप्त हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कक्षा 6 के अध्याय 6 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों को जन्म देते हैं और उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। तो यहां पर ये बहुत कंफ्यूजिंग लिखा हुआ रहता है, इतना समझ में नहीं, हम लोग को कंफ्यूज नहीं करना है। सीधे बोल रहा है कि जब कोई जीव अपने ही जैसे संतति को जन्म देता है, अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। अब इसमें यह बात नहीं कहना कि ये कोई अंडा भी दे देता है, वो सब से मतलब नहीं है। हमें परिभाषा लिखना है तो ऐसे करके परिभाषा हम लोग लिख देते हैं। लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं। पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो देखो, जब हम लोगों ने जंतुओं में जनन पढ़ा था तो वहां पर भी जनन की अनेक विधियों को हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहला जो जनन हम लोग पढ़ते हैं या तुमने पढ़ा है वह क्या था। सबसे पहले जनन यदि हम लोग बोलें तो हम लोग सीधे बोलते हैं कि एक होता है अलैंगिक जनन। क्या होता है, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। और दूसरा क्या होता है, लैंगिक जनन। ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर जब हम लोग अलैंगिक जनन आते हैं तो ये भी बहुत प्रकार का यहां पर होता है, ये भी अलग अलग प्रकार का होता है। और फिर इससे प्रश्न भी मैंने बता दिया कि यदि तुमसे कोई पूछे कि जीवों में अलग अलग प्रकार से जनन क्यों होता है, किसी में कुछ प्रकार से होता है, किसी में दूसरे प्रकार से होता है, ऐसा क्यों होता है, सब में एक ही प्रकार का जनन क्यों नहीं होता। इसका आंसर हम लोग करेंगे कि जितने भी सजीव हैं सबका शारीरिक संरचना एक जैसा नहीं है, सबका शारीरिक संरचना एक जैसा नहीं है। इसी कारण सब में अलग अलग प्रकार से जनन होता है। जैसे एकदम सिंपल सा बताया जाए, अमीबा है। अमीबा का शारीरिक डिजाइन और हमारा शारीरिक डिजाइन क्या एक जैसा है, नहीं। हमारा जो शरीर है बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बना है, अमीबा का शरीर सिर्फ एक कोशिका से मिलकर के बना है। तो इसमें साधारण द्विखंडन द्वारा इसका रिप्रोडक्शन हो जाता है, जनन हो जाता है। लेकिन हमारे शरीर में द्विखंडन द्वारा जनन हो सकता है, आंसर है नहीं, क्योंकि हमारा शरीर का डिजाइन और अमीबा के शरीर का डिजाइन अलग अलग है। तो यदि ये क्वेश्चन पूछे कि सब में अलग अलग क्यों रिप्रोडक्शन होता है, अलग अलग प्रकार का, तो आंसर सीधा सा यही बताना है कि सभी जीवों का शारीरिक संरचना क्या होता है, अलग होता है। एक और उदाहरण ले सकते हो, जैसा कि तुमने देखा होगा गुलाब का पौधा लगाते हैं, उड़हुल का पौधा लगाते हैं, तो उसको काट करके हम लोग सिर्फ लगा देते हैं तो नया पौधा बन जाता है। लेकिन क्या एक मनुष्य के हाथ को काट करके लगा दिया जाए तो क्या वो नया मनुष्य पैदा हो जाएगा, आंसर है नहीं, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि प्लांट्स में उस प्रकार से रिप्रोडक्शन संभव है कटिंग के द्वारा,
उसको कलम लगाना कहते हैं, लेकिन जंतुओं में वो संभव नहीं है। हम ऐसे नहीं बच्चे पैदा करते हैं। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से कि शारीरिक डिजाइन अलग अलग है, ये अलग अलग प्रकार के जनन पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? सभी के बारे में हमें जानकारी रखना है जो यहां हमें पढ़ाया जा रहा है, और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल को भी पढ़ना है। तो यही कारण है कि यहां पर जो हमारा टॉपिक बनता है वह है जनन की विधियां। इसका मतलब जनन एक प्रकार से नहीं होता, अलग अलग प्रकार से होता है। अब पहले ही मैं बता दूं, यदि हम लोग प्लांट्स की बात करेंगे, पादपों की बात करेंगे, तो प्लांट्स में भी जनन दो प्रकार का होगा। पहला को बोलेंगे हम लोग, पहला को बोलेंगे अलैंगिक जनन और दूसरा को बोलेंगे लैंगिक जनन। इसका मतलब जो प्लांट्स है, पादप है, उसमें भी दोनों प्रकार का जनन देखने को मिलता है। लैंगिक जनन भी देखने को मिलता है, अलैंगिक जनन देखने को भी मिलता है। तुम बोलोगे सर प्लांट्स में भी लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? बिल्कुल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां भी होता है। जो प्लांट है उसमें जो फूल पाया जाता है, पुष्प पाया जाता है, उसमें भी नर भाग होता है, मादा भाग होता है, जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक बनते हैं, वो दोनों फिर मिलते हैं और उसी को हम लोग फिर लैंगिक जनन का नाम देते हैं। इसका मतलब पेड़ पौधों में भी लैंगिक जनन होता है और साथ ही साथ अलैंगिक जनन भी होता है। तो ये तो तुमने समझ लिया कि प्लांट्स में भी दो प्रकार की जनन की विधियां हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। चलो देखते हैं और क्या बोल रहा है यहां। क्या बोलता है भाई? कक्षा 6 में क्या पढ़ा है हमने? आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था, यानी पुष्प फूल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। यही बता रहा है पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए और प्रत्येक के प्रकारों के बारे में लिखिए। अब बोल रहा है कि जो प्लांट्स हैं उसके अलग अलग भाग होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे। तो वही बोल रहा है अधिकांश पादपों में जड़ होता है, तना होता है, पत्तियां होती हैं। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादप में पुष्प निकलते हैं। अपने बसंत ऋतु में आम के, आपने देखा हो आम के वृक्ष में, उसमें पुष्प निकलते हैं। यही पुष्प बाद में आम के उस रसीले फलों का निर्माण करते हैं। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका आनंद हम गर्मियों में लेते हैं। तो यही बोलता है, तो बोलता है पुष्प क्या है? जनन अंग है। तो यही तो मैं बता रहा था, यहां ध्यान से देखना। तो बात कर रहा है एक प्लांट की। यदि हम एक प्लांट को बना दें, तो यदि एक प्लांट को बनाए तो इसमें अलग अलग प्रकार के अंग हम लोग देख सकते हैं। जैसे हम लोग यहां पर जड़ को देख सकते हैं, यहां पर पत्ती को देख सकते हैं, यहां पर हम लोग तना को देख सकते हैं और साथ ही साथ इसमें पुष्प को भी देख सकते हैं, फूल को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहला यहां से ही तुम्हें समझना है कि इसका जो अलग अलग भाग है, कुछ कलियां भी होती हैं, बर्ड्स होते हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो अब बात है कि इनका क्या रोल है, इनका क्या नाम है, इनका क्या काम है। तो ये तो तुम जानते हो, जो जड़ होता है वह क्या करता है? यह इसके पानी को अवशोषित करेगा और विभिन्न भागों में भेजेगा। तना क्या करता है? पूरे पौधे का ये आधार होता है, इसी के ऊपर पत्तियां निकलती हैं। ये पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करेंगी और इसी से फिर भोजन का निर्माण होगा। ये सारे कार्य इनका है। लेकिन यहां पर अच्छा हाँ, और इनको हम लोग क्या नाम देते हैं? तो इनको हम लोग कायिक अंग कहते हैं। ध्यान से देखना, इनको हम लोग क्या कहेंगे? कायिक अंग कहेंगे। एक चीज यहां पर हमें सीखना है कि यदि इन कायिक अंगों के द्वारा यहां पर प्रजनन होगा तो इसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन, ये अलैंगिक जनन। आगे मैं बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें जड़ों के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है, यानी जड़ों के द्वारा प्रजनन होता है, जड़ों के द्वारा जनन होता है।
इसी के साथ तना के द्वारा भी जनन होता है। तना वाला तो तुम खुद भी जानते हो कि जिसे कलम काट के लगा देते हैं तो नया पौधा उग जाता है, तो ये तना के द्वारा भी जनन होता है। ये जो पत्ती है इसके द्वारा भी जनन होता है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनमें पत्ती से ही नए पौधे उग जाते हैं, जैसे ब्रायोफिलम। तो इस तरीके से देखते हो कि ये जो जड़ है इससे भी जनन होता है, तना से भी जनन होता है, पत्ती से भी जनन होता है। तो ये जो कायिक अंग हैं इसके द्वारा भी जनन होता है और इसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। समझ गए? लेकिन यदि तुमसे पूछे क्वेश्चन कि पौधों में जनन अंग कौन है, तो आंसर है पुष्प। पुष्प को हम लोग जनन अंग कहते हैं। तो यहां से दो प्रश्न तुम्हारा बन रहा है कि जो बर्ड्स हैं, पत्ती हैं, तना है, जड़ है, इसको क्या कहते हैं? तो आंसर इसको कायिक अंग कहते हैं। और इसके द्वारा जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं या फिर अलैंगिक जनन ये हो रहा है। पुष्प जो प्लांट्स हैं उसका जनन अंग कौन कहलाता है? तो आंसर है फूल या पुष्प उसका जनन अंग कहलाता है। अब बताओ जनन अंग क्यों होगा? क्योंकि इसी में नर भाग होता है, नर और मादा। इसमें भी नर और मादा होते हैं, फूल में भी। जैसे हम मनुष्यों में नर और मादा होते हैं ना, कुत्ता में नर और मादा होता है, बंदर में नर और मादा होता है, तो वैसे ही ये जो पुष्प है इसके अंदर नर भाग और मादा भाग दोनों चीजें होती हैं। इस कारण से इसको हम लोग लैंगिक भाग कहते हैं। अब यदि तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लांट्स में लैंगिक जनन कहां होता है, तो आंसर सीधा सा है पुष्प में क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। पुष्प में ही लैंगिक जनन होता है। बहुत सिंपल सा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है सारा चीज? तो यही यहां पर यदि तुम समझ गए तो काफी चीजें तुमने समझ ली होगी कि जो प्लांट्स हैं उसमें ये जो भाग है उसको कायिक अंग कहते हैं, इसके द्वारा जो प्रजनन होता है उसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं, जो कि अलैंगिक जनन होता है। और पुष्प के द्वारा जो जनन होता है उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। तो यही सब यहां पर बता रहा है। तो और कुछ खास चीजें नहीं है, इससे टेंशन नहीं लेना है। जिसका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं, हम फलों को खाते हैं और सामान्य बीजों को फेंक देते हैं। तो अब देखना, जब हम लोग लैंगिक जनन पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि पौधों में जब लैंगिक जनन होता है तो लैंगिक जनन के द्वारा इसमें किस चीज का निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का। और यही जो भ्रूण है वह बीज के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? बीज के अंदर होता है। यही बीज के अंदर भ्रूण पाया जाएगा। जो तुम बीज देखते हो ना, तुमने देखा होगा कि जब भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको लगाना है तो उसके बीज को हम लोग लगा देते हैं। जैसे सिंपल यदि हम लोगों को धान उगाना है तो धान के बीज को लगा देंगे, गेहूं उगाना है तो गेहूं के बीज को लगा देंगे, मटर उगाना है तो मटर के बीज को लगा देंगे, आम उगाना है तो आम के बीज को लगा देंगे। और इसी प्रकार से बहुत सारे जो पौधे हैं उनमें बीजों को लगाया जाता है। तो अब यहां बीज बनते कैसे हैं? तो आंसर है ये जो लैंगिक जनन होता है उस दौरान बीज का निर्माण होता है। उस बीज के अंदर ही भ्रूण पाया जाता है जो कि फिर वहां प्लांट का निर्माण करता है। समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं कि जब पौधों में लैंगिक जनन होता है तो उसी के दौरान बीज बनता है। उस बीज के अंदर भ्रूण रहता है और वही भ्रूण जो है उस पौधे का विकास करता है जिसका ये बीज है। जैसे यदि आम का बीज है तो उसके अंदर आम का भ्रूण होगा और इसको यदि हम लोग बोएंगे तो आम का पौधा निकलेगा। समझ रहे हो बात को? इसी प्रकार से तुमने देखा भी होगा कि बहुत सारे बीजों को हम लोग जब लगाते हैं उसमें पानी डालते हैं तो वो अंकुरित होता है और अंकुरित होकर के उसी प्रकार का प्लांट बनता है। यही सब यहां बता रहा है। तो बोल रहा है कि जब बीजों को हम लोग उगाएंगे, उसमें मॉइस्चर देंगे, पानी देंगे, तो अनुकूल वातावरण में ये जो बीज होगा वो अंकुरित होगा और नया पौधा बन जाएगा।
चलो अब तुमसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि लैंगिक जनन का रिजल्ट क्या होगा, लैंगिक जनन से किस चीज की प्राप्ति होगी, तो आंसर है बीज की प्राप्ति होगी जिसके अंदर भ्रूण होगा और बीज के अंकुरन से उसी प्रकार के पौधे का निर्माण होगा। यदि ऐसा है तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है, हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ लिया कि जो पुष्प हैं उसी में नर और मादा भाग होता है जिससे कि लैंगिक जनन होता है। अब इसको थोड़ा सा मैं यहां समझा देता हूं। लैंगिक जनन तुमने पहले भी पढ़ लिया होगा। लैंगिक जनन में क्या होता है, एक होता है नर युग्मक। क्या बनता है, नर युग्मक, जिसको हम लोग मनुष्यों में स्पर्म के नाम से जानते हैं। और जो ये नर युग्मक किस में बनता है, नर में, नर भाग में। और मादा भाग जो है उसमें क्या बनता है, मादा युग्मक बनता है, मादा युग्मक। तो जिस तरीके से मनुष्य में या अन्य जंतुओं में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, ठीक उसी प्रकार से प्लांट्स में भी यहां लैंगिक जनन देखने को मिलेगा। प्लांट्स में भी नर युग्मक बनेगा, मादा युग्मक बनेगा। इन दोनों के मिलने से, इन दोनों का जो मिलना होता है उससे जाइगोट बनता है, यानी युग्मनज बनता है, युग्मनज। यही युग्मनज फिर क्या होगा और आगे विकसित होगा तो इससे भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण। और यही जो भ्रूण है वह किस चीज में रहता है, तो बीज के अंदर होता है। और इसी बीज को हम लोग जब बोते हैं तो पौधे का विकास होता है। इस प्रकार से तुम देखोगे ये जो बीज बन रहा है, बीज के अंदर ये जो भ्रूण बन रहा है वह किसका रिजल्ट है, लैंगिक जनन का। और लैंगिक जनन कौन कर रहा है, तो फूल का नर भाग और मादा भाग। तो ये जो फूल या पुष्प की बात करें उसमें दोनों चीजें मौजूद होते हैं, नर भाग भी और मादा भाग भी। नर में नर युग्मक बनेगा, मादा में मादा युग्मक बनेगा। आगे और डिटेल में जब पढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं कभी कभी नर पुष्प अलग होता है, मादा पुष्प अलग होता है, ऐसा भी हो सकता है। तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तब समझेंगे। सिंपल सा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन है, उसमें हम लोगों ने बार बार पढ़ा है कि नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है और युग्मनज का निर्माण होता है। ये जो युग्मनज है फिर भ्रूण बनाता है और भ्रूण से, यही जो भ्रूण है यदि प्लांट की बात करें तो बीज के अंदर पाया जाएगा। तो इसका मतलब ये जो नर और मादा भाग है वो है कहां, पुष्प में है, फूल में है। तो बताओ पुष्प का महत्व हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। और पुष्प को हम लोग जनन भाग के नाम से जानते हैं। पुष्प को हम लोग बोलते हैं कि वह जनन भाग है, जनन अंग है, किसका, पौधों का। यहां देखना, पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। अभी पूरा डिटेल भी मैंने बता दिया कि कैसे जनन करता है पुष्प। पुष्प में नर भाग होता है, मादा भाग होता है, वो दोनों युग्मक बनाते हैं, फिर वो मिलता है और उसी से भ्रूण का निर्माण होता है। पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। जैसे मैंने बताया ये प्रश्न पूछेगा पादपों का जनन अंग कौन है, तो पुष्प है। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन होता है। तो यहां यदि पुष्प में सिर्फ नर जनन अंग होगा तो उसे एक लिंगी पुष्प कहेंगे। यदि सिर्फ मादा जनन अंग होगा तो उसे भी हम लोग एक लिंगी पुष्प कहेंगे। लेकिन जब इसमें दोनों होगा, नर और मादा भाग दोनों होगा, तो उसे द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। तो इस तरीके से यदि मैं तुमसे पूछूं तुम एक लिंगी हो कि द्विलिंगी हो, सोच के बताना कि तुम क्या हो, एक लिंगी हो कि द्विलिंगी हो, अपना सोचना। तो यही यहां पर बता रहा था कि पुष्प में भी अलग अलग वैरायटी होगा, कोई एक लिंगी होगा, कोई द्विलिंगी होगा। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ ही लिया कि पादप में मुख्य रूप से जनन दो प्रकार से होगा, एक होगा लैंगिक, दूसरा अलैंगिक। और ये जो अलैंगिक जनन है यह भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है।
इनमें जनन दो प्रकार से होता है। ये रहा, देखो आ गया हमारा क्वेश्चन, पादपों में जनन कितना प्रकार से होता है? तो आंसर है दो प्रकार का। पहला को अलैंगिक जनन कहेंगे, दूसरा को लैंगिक जनन। अभी तुरंत पढ़ लिया हम लोगों ने। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न करते हैं। तो ये तो बात हम लोगों ने समझ ही लिया कि जब अलैंगिक जनन होगा उसमें कोई बीज के निर्माण की बात नहीं है। अलैंगिक जनन में कोई नर युग्मक नहीं बनता है। यहां ध्यान से देखना, जब अलैंगिक जनन होगा तो कोई नर भाग नहीं होगा, कोई मादा भाग नहीं होगा, कोई नर युग्मक नहीं बनेगा, कोई मादा युग्मक नहीं बनेगा, कोई युग्मनज नहीं बनेगा, कोई भ्रूण नहीं बनेगा, कोई बीज नहीं बनेगा। सिर्फ जो पौधे के कायिक भाग हैं उनके द्वारा नए पौधे विकसित किए जाएंगे। बार बार मैं बता रहा हूं, तुमने किया है ये चीज। तुमने क्या किया है? गुलाब है, गुलाब को ऐसे खच से काटा, इसको जाकर के लगा दिया, नया गुलाब पैदा हो गया। बताओ तो कैसे रिप्रोडक्शन हुआ? तना के द्वारा रिप्रोडक्शन हुआ, तना के द्वारा जनन हुआ। क्या इसमें बीज बना? ना, बीज फीज का कोई बात ही नहीं है। तो यही बोल रहा है कि जब अलैंगिक जनन होता है तो कोई भी बीज वगैरह का निर्माण नहीं होता, लेकिन जब लैंगिक जनन होता है तब बीज का निर्माण होता है। यही सब यहां पर बताया जा रहा है। लैंगिक जनन में नए पादप बीज से प्राप्त होते हैं। यानी कि क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछ सकता है कि लैंगिक जनन में जो मुख्य रूप से चीज बन रहा है वह क्या है? बीज बन रहा है। बीज के अंदर क्या होता है? भ्रूण होता है, याद रखना। वही भ्रूण जिस पौधे का होगा, जिस पौधे का वो बीज है उसका भ्रूण उसमें पाया जाएगा। जैसे आम का बीज है तो उसमें आम का भ्रूण पाया जाएगा। यदि नारियल का बीज है तो नारियल का भ्रूण पाया जाएगा। नारियल देखा है ना तुमने, उसमें नारियल का भ्रूण पाया जाता है, जिससे फिर नारियल का ही पौधा बनता है। तो ये सब बातें याद रखना। आ गया हमारा अलैंगिक जनन। चलो, तो अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। यानी यहां पर कोई बीज बीजाणुओं का निर्माण नहीं होता, यही यहां पर बोल रहा है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। पहली यह समझती थी कि नए पादप सदैव बीजों से ही उगते हैं। ये तुम भी सोचते होगे कि जो भी पौधे उग रहे हैं हमेशा बीजों से ही उग रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अलग अलग तरीके से भी पौधे उगाए जाते हैं। जैसे तो मैंने बताया कटिंग, एक तुम लोग बहुत फेमस से जानते ही होंगे, लेकिन उसने कभी गन्ना, आलू, गुलाब के बीज नहीं देखे। वह जानना चाहती थी कि ये तो प्लांट्स है, इनको कैसे उगाया जाता है। गन्ना तुमने जरूर खाया होगा, गन्ना का तो बीज भी नहीं होता, तो गन्ना उगाया कैसे जाता है। आलू तुमने खाया होगा, आलू को कैसे उगाया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर फिर अलैंगिक जनन की हम लोग बात करते हैं। यानी कि जड़, तना, पत्ती, कलियां, इसके द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, इसके द्वारा भी जनन होता है। तो क्या मनुष्यों में ऐसा जनन होता है? जल्दी से बता दो। तो आंसर है नहीं, मनुष्यों में सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन होता है। चलो तो अब हम बढ़ते हैं अपने अलैंगिक जनन के सबसे पहले प्रकार की ओर, और ये क्या है? ये है कायिक प्रवर्धन। तो जो मैंने बताया क्या कि जो अलैंगिक जनन है वह अलग अलग प्रकार से होगा, जिसमें सबसे पहला हमें सिखाया जा रहा है कायिक प्रवर्धन। भाई ये क्या है? तो यहां देख सकते हो, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ गया कि कायिक प्रवर्धन क्या है। यह एक अलैंगिक जनन है जिसके द्वारा प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है, जिससे पादप के मूल, तने, पत्ती, कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। तो अब नया प्रश्न ये तुमसे पूछा जा रहा है कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? तो तुम्हें बोलना है कि कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें पौधे के या प्लांट के या पादप के अलैंगिक भाग या कायिक भाग के द्वारा नए प्लांट की उत्पत्ति होती है।
सिंपल शब्दों में ऐसे बोलेंगे, यदि प्लांट के कायिक भाग के द्वारा जनन होता है तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब ये कायिक भाग कौन हो गया, अभी तुम्हें तुरंत बताया था, कायिक भाग को इंग्लिश में वेजिटेटिव पार्ट भी बोलते हैं। तो वे कौन कौन से हो गए, तो आंसर है जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, उसमें पाई जाने वाली कलियां या बर्ड्स हो गए। इसके द्वारा यदि जनन होता है तो इसे कायिक प्रवर्धन कहेंगे। तुम बोलोगे सर आप ये क्या पढ़ा रहे हैं, क्या किसी पौधे के जड़ से नया पौधा बन सकता है? ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। क्या किसी पौधे के पत्ती से नया पौधा बन सकता है? ये तो मैंने सुना ही नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन अब फिर से वही, क्या सभी पौधों में ऐसे ही होता है? तो आंसर है नहीं, सभी पौधों में नहीं होता है। खास खास पौधों में अलग अलग प्रकार से जनन होता है। जैसे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होंगे जिसमें जड़ के द्वारा रिप्रोडक्शन होगा, जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया। इस प्रकार से उनके जड़ को यदि हम लोग लगा दें तो उससे नया प्लांट बन जाएगा। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसमें तना के द्वारा नया प्लांट बन जाएगा, जैसे हम लोगों ने कटिंग का नाम तो सुना ही है। और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें पत्ती के द्वारा नया पौधा बनेगा। अब तुम ये मत सोचो कि जितने भी दुनिया के पौधे हैं उसमें पत्ती से नया पौधा बन जाता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे कभी तुमने ऐसा थोड़े ना देखा होगा कि जो बरगद है उसका पत्ती से नया बरगद का पेड़ उग रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा सभी पौधों में नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे पौधे, जैसे ब्रायोफिलम का एक नाम आता है। ब्रायोफिलम एक ऐसा पौधा है जिसका पत्ती से कलियां निकलती हैं और उससे नया पौधे का निर्माण होता है। वो चित्र भी मैं दिखाऊंगा। इसी प्रकार से बहुत सारे पौधे हैं जिसमें बर्ड्स आते हैं, मुकुल आता है और उससे फिर नए पौधे का विकास होता है। ठीक है, तो यही यहां बता रहा है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो यहां से क्या क्वेश्चंस तुम्हें बन रहे हैं? सबसे पहला, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? तो जनन की वैसी विधि जिसमें कायिक भागों के द्वारा नए पादप का जन्म होता है उसे हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कई बार मैं बता रहा हूं, बहुत सिंपल सा वर्ड है, कायिक भाग याद रखना है और यह है कायिक प्रवर्धन। ठीक है, ठीक है। इसको इंग्लिश में वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी कहते हैं और इसे वेजिटेटिव पार्ट भी कहते हैं। देखो अभी क्रियाकलाप बता रहा है, क्रियाकलाप के द्वारा तुम्हें अलग अलग भागों से कैसे हम प्लांट्स को उगाते हैं उसको यहां बताएगा। क्या बोलता है? गुलाब अथवा चंपा के पौधा। ये तुमने चंपा देखा है चाहे नहीं देखा है, गुलाब तो जरूर देखा होगा कि गुलाब के पौधे का एक शाखा तुम्हें लेना है, उसकी पर्व संधि को काटिए। पर्व संधि तने या शाखा का वह भाग है जहां से पत्ती निकलती है। तो ये देखो, यदि हम यहां पर इस प्रकार से एक डंठल को बना दें तो तुम देखोगे इस प्रकार से यहां पर ये नोड्स होते हैं जिसे हम लोग पर्व संधि कहते हैं। यहीं से कलियां निकलती हैं और यहीं से फिर पत्तियां भी निकलती हैं। जाकर के तुम देख लेना पौधे का कोई एक डंठल लेना तो तुम देखोगे कि इस प्रकार से उनके डंठल के पास पर्व संधियां होती है थोड़े थोड़े गैप्स में, और यहीं से मुख्य रूप से पत्तियां निकलती हैं। मतलब बीज से पत्तियां नहीं निकलेगी, पर्व संधियों से ही पत्तियां निकलती हैं। तो यह भी एक क्वेश्चन तुम्हारा बनता है कि नोट्स क्या है? पर्व संधियां हैं, जो तने या शाखा का वह भाग है जहां से पत्ती निकलता है। क्वेश्चन बोलेगा पर्व संधि किसे कहेंगे? तो पर्व संधि तने का वह भाग हो गया जहां से पत्ती निकल रहा है, उसे पर्व संधि कह रहे हैं। इसे याद कर लेना। अब शाखा जो हम लोगों ने उसका कलम लिया है काट करके, किसका? गुलाब का, उड़हुल का, इस प्रकार से बहुत सारे पौधों का कलम हम लोग लगाते हैं। तो उसको काट करके फिर हम लोग उसको लगा देंगे मिट्टी में। तो तुम देखोगे कुछ समय के बाद उसका जो पर्व संधि है उससे पत्तियां निकलना शुरू हो जाएंगी और नीचे से जड़ भी निकलना शुरू हो जाएगा और इस प्रकार से नया पौधा विकसित हो जाएगा। अब कलम को मिट्टी में दबा दीजिए।
कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए। इसकी वृद्धि को देखिए, नोट कीजिए कि जड़ के निकलने। अच्छा, अब ऐसा नहीं करना है कि तुम्हें कलम लगाना है और रोज जाकर के निकाल करके देखना है। जब मैं बच्चा था तो यही करता था। क्या किया था मैं एक बार कि गुलाब का एक मैं लाया था, कलम को लाया था और उसको मैंने लगा दिया था। अब रोज मैं उखाड़ करके उसको चेक करता था कि उसमें जड़ आया है कि नहीं आया, और जड़ वैसे थोड़े आता है, उसको छोड़ देना, ऐसा नहीं कि रोज जा जाके चेक करना है। तो ये देखो, यहाँ पर्व संधि को अच्छे से दिखाया भी है, ये देखना। और असली में जा करके तुम यहाँ पर आज देख सकते हो, ये देखो, ये पर्व संधियों को दिखाया है। और यहाँ देखो, ये कलिका को दिखाया है, यहाँ देख सकते हो अक्ष से जुड़ी हुई कलिका को दिखाया है। तो आज एक्चुअल में प्लांट को तुम देखना, वहां पर्व संधि को तुम पहचानना कि कौन सा है पर्व संधि। पत्तियों को निकलने में कितने दिन लगे, इस क्रियाकलाप को जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराइए और अपने प्रेक्षणों को नोट करिए। तो भाई, जो जड़ निकलता है वो एक दिन में नहीं निकलता, काफी दिन उसको लगता है निकलने में। आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। अब देखो, यहां पर एक और बात बोल रहा है। फूल तो तुमने देखा है, गुलाब का, अड़हुल का, सब चीज का, बहुत सारे फूल देखे होंगे। तो यदि तुमने फूल का जो पौधा है उसको देखा होगा, तो सबसे पहले देखा होगा ये जो फूल होता है सबसे पहले छोटी छोटी कली के रूप में रहता है, और धीरे धीरे फिर विकसित होकर के फूल बन जाता है। और फूल को भी खिलते हुए भी तुमने जरूर देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष, पत्ती के पर्व संधि से जुड़ाव का बिंदु में भी कलिकाएं मुकुल होती हैं। ये देखो, तो जिस प्रकार से हम लोगों ने फूलों के कलियों को देखा है, यहां देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से बड्स भी बनते हैं, ठीक है, जिससे फिर पत्तियां निकलती हैं। ये कलिकाएं प्ररोह अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं और कायिक कलिकाएं कहलाती हैं। कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां होती हैं। तो इस तरीके से देखोगे, यहाँ ये तो तुमने देखा भी होगा, जैसे कि यहाँ पर्व संधि इस प्रकार है, तो इसमें देखोगे कभी कभी यहाँ से भी एक डंठल निकलना है। तो ये जो डंठल निकल रहा है, तो वो कैसे निकलता है, पहले एकदम छोटा सा ऐसे कली के रूप में निकलेगा और फिर ये धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा, और इसके बगल बगल पत्तियां भी होती है, उसी को यहाँ कलिका कह रहा है। तो इस कलिका से पत्तियां निकलती है, डंठल निकलता है, यहाँ फूल नहीं निकलता, फूल वाला ये नहीं बात कर रहा है। इन्हें हम लोग कायिक कलिका कहते हैं। कली में एक छोटा तना निकलेगा जो कि बाद में अभी जो कली के स्टेज में है तो एकदम छोटा सा तना रहेगा और उसमें अपरिपक्व पत्तियां रहेंगी, लेकिन बाद में ये तना, ये जो डंठल है वो बढ़ जाएगा और उसकी पत्तियां भी बड़ी हो जाएंगी। इस प्रकार से यहां बोल रहा है, ठीक है। ये तो आलू का बता रहा है, आलू भी मैं दिखा रहा हूं तुम्हें तुरंत। चलो, अब यहां पर देखो, दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती हैं कायिक कलिकाएं भी नए पादप को जन्म दे सकती हैं। तो यहां पर बता रहा है कि ये जो कलिका है इससे भी नए पौधे का जन्म हो सकता है। नहीं समझ पा रहे हो तो यहां से समझो, हम लोगों ने देखा जो प्लांट के कायिक भाग हैं, जैसे कि तना का भी उदाहरण बताया, तना से नया पौधा बन जा रहा है। फिर कली की बात बताई, कली से भी उसको काट करके लगा दिया जाए तो उससे भी नया पौधा बन जाएगा। तो इस तरीके से तना और कली, इससे नया पौधा बन जा रहा है। तो हमें देखना है कि जो जड़ है, पत्ती है, उससे कैसे नया पौधा बन जाता है। इसके पहले थोड़ा आलू का यहां पर वर्णन किया गया है, यहां देखो आलू को दिखाया गया है। तो अब सबसे पहले तो ये सीखना होगा तुम्हें कि आलू है क्या। आलू को भी तना हम लोग कहते हैं। तुम बोलोगे आलू तो मिट्टी के अंदर होता है तो तना कैसे हो गया। देखो, इसको हम लोग मॉडिफाइड स्टेम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इसमें से देखो छोटा छोटा पत्ती निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, छोटा छोटा पत्ती, और वही फिर पत्ती बड़ा हो जाएगा और बड़ा बड़ा पत्ती बन जाएगा।
तुमने आलू के पौधे को देखा होगा तब ये चीज समझ सकते हो कि नीचे आलू का पौधा लगाने के लिए हम लोग यदि आलू को काट करके मिट्टी के अंदर डाल दें तो इसमें छोटी छोटी इस तरीके से कलिका निकलती है और यही फिर कलिका जो है बड़ा पौधा का रूप ले लेता है। इस प्रकार से बड़ा पौधा बन जाएगा ये छोटी छोटी कलिकाएं। फिर ये जो पुराना आलू है यहाँ से समाप्त हो जाएगा और इसमें नए छोटे छोटे आलू जो हैं बैठना शुरू कर जाएंगे। इस प्रकार से ये जो आलू है जमीन के अंदर बैठता है इस तरीके से। तो आलू को लगाने के लिए आलू का ही प्रयोग किया जाता है। आलू पोटैटो को हम लोग काट करके लगाते हैं जमीन के अंदर, उसमें देखो ऐसे छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं। यही छोटी छोटी कलिकाएं फिर विकसित हो जाती हैं और पूरा एकदम प्लांट का रूप ले लेती हैं। जब ये प्लांट विकसित हो जाता है तो फिर इसके नीचे जमीन के नीचे छोटे छोटे आलू जमना शुरू हो जाते हैं और फिर यही आलू बड़ा बड़ा हो जाता है। फिर जब ये बड़ा हो जाएगा तो हम लोग उसको जमीन को खोद करके उस आलू को निकाल लेते हैं और उसको खाते हैं। तो यदि तुमसे यहां पर पहला प्रश्न पूछे आलू क्या है तो यह तना होता है। याद रखना आलू क्या है, तना। बहुत लोग कंफ्यूज होकर के इसको जड़ बोल देंगे, ये जड़ नहीं है, ये तना है। इसी प्रकार से यहां देखोगे तुम, ये देखना, ये है हमारे पास अदरक। तो अदरक क्या है, अदरक भी जमीन के अंदर होता है, यह भी तना है। देखो अब अदरक कैसे तना है, क्योंकि इसमें भी छोटा छोटा इस तरीके से बड्स निकलते हैं और यही फिर जो है ये पौधे का रूप ले लेता है। देखो इसमें किस तरीके से ये जड़ निकला हुआ है। फिर क्या होगा, जब ये पौधा बन जाएगा तो फिर कुछ दिनों के बाद नीचे क्या जमेगा, तो नीचे धीरे धीरे अदरक बन जाएगा। फिर अदरक को हम लोग निकालेंगे जमीन से और उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से तुम देखोगे कि यहां जो जनन हो रहा है वह क्या हो रहा है, कायिक प्रवर्धन हो रहा है। कायिक भाग के द्वारा जनन हो रहा है और वो कायिक भाग क्या है यहाँ, तना। तो इससे भी आई क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारा, बोलेगा कि आलू में किसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, तो हम बोलेंगे कायिक प्रवर्धन के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन, आलू का कौन सा भाग से नया पौधा बनता है, तो आंसर है तना से। इसी प्रकार से यदि यहां पर पूछे कि अदरक में कौन सा भाग से नया पौधा बनता है, तो तना से। इसी तरीके से ओल का नाम तुमने सुना होगा, ओल में भी तना होता है। प्याज का नाम सुना होगा, प्याज में भी तना होता है। लहसुन का नाम सुना होगा, लहसुन में भी तना होता है। यदि प्याज जो हम लोग खा रहे हैं, प्याज जो हम लोग खा रहे हैं, ठीक है, उसमें देखोगे कि नीचे से ऐसे जड़ निकला हुआ है, जड़ निकला हुआ है। तो प्याज को भी हम लोग तना के रूप में मानते हैं, मॉडिफाइड स्टेम के रूप में ही इसको हम लोग देखते हैं। चलो यहां देखो काफी चीज बता रहा है। एक ताजा आलू लीजिए, आवर्धक लेंस की सहायता से इस पर पड़े छत चिन्हों को देखिए। आपको इनमें कलिका या कलिकाएं दिखाई दे सकती हैं। छत चिन्ह को आंख भी कहते हैं। तो यदि तुमने ड्राइंग किया होगा बचपन में, तो तुम ड्राइंग करते होगे तो आलू जब बनाते होगे तो ऐसे 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 बनाते हो कि नहीं बनाते हो, बिल्कुल। और इसी को हम लोग आंख कहते हैं, आलू का आंख कहते हैं, क्योंकि इससे छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं। यही फिर कलिका जब बड़ा हो जाता है, यही जब कलिका बड़ा होता है तो आलू के पौधे का निर्माण कर देता है इस तरीके से। और फिर ये जो पुराना आलू है वो सड़ जाता है और नए छोटे छोटे आलू नीचे बैठ जाते हैं। इसी प्रकार से, हाँ, तो इसे आंख कहते हैं, ये हमें याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि आलू में जो नए कलिकाएं निकलती हैं कहां से निकलती हैं, तो उसकी आंख से निकलती हैं, आई कहते हैं इंग्लिश में से। आलू के कुछ टुकड़े काटिए जिनमें प्रत्येक में एक आंख अवश्य हो और उन्हें मिट्टी में आप दबा दीजिए। इसका मतलब है आलू को लगाने की विधि बता रहा है। आलू कैसे लगाया जाता है,
आलू जब पुराना हो जाता है तो देखोगे उसमें आंख में से छोटा छोटा कलिका निकलता है, तो हम लोग आलू को काट देते हैं और उसको फिर लगा देते हैं मिट्टी के अंदर। थोड़ा दिन में उसको पानी वगैरह डालते हैं तो बड़ा सुंदर पौधा बन करके हरा हरा एकदम निकलता है। उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए जहां आपने आलू के टुकड़े को मिट्टी में दबाया था। कुछ दिन बाद आलू के टुकड़े को खोदकर निकाल लीजिए। आप क्या देखते हैं? तो हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारा नीचे और आलू बैठ जाता है। इसी प्रकार आप अदरक अथवा हल्दी भी उगा सकते हैं। ये देखो, हल्दी भी तना हो गया, अदरक भी तना हो गया। सब याद रख लेना है क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि हल्दी क्या है तो तना है, अदरक क्या है तना है, ओल क्या है तना है, आलू क्या है तना है। इसको मॉडिफाइड कहते हैं, यानी रूपांतरित तना कहते हैं। चलो, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कलिका के द्वारा नया पौधा उग जा रहा है, इसी के साथ जो जड़ है, तना है, उससे नया पौधा उग जा रहा है। अब हम देखते हैं पत्तियों के द्वारा। तो पत्तियों में सबसे जो फेमस पत्ती है वह है ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा का जो इस तरीके से तुम्हारा पत्ती है, ये देखो, यदि ये पत्थर चट्टा का पत्ती है तो इसके बगल बगल इस ये जो तुम्हारा पत्ती दिख रहा है, इसके पत्ती के नीचे से इस प्रकार से कलिकाएं बनना शुरू हो जाती हैं और ये जो कलिकाएं हैं इसमें जड़ भी आना शुरू हो जाता है। तो एक ही पत्ती में तुम देखोगे कि किनारे किनारे बहुत छोटे छोटे पत्तियां जैसी संरचना निकल रही है जिसमें जड़ भी निकल रहा है। तो एक्चुअल में ये पूरा का पूरा पौधा ही होता है जो कि जब मिट्टी में लग जाता है तो पूरा विकसित पौधा बन जाता है। तो यदि तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वैसा पौधा का नाम बताइए जिसमें पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तो हम आंसर क्या करेंगे? पत्थर चट्टा। ठीक है। पत्ती के किनारे गर्त में कलिकाएं होती हैं। यदि इन पादप की पत्ती आर्द्र मृदा में गिर जाएं तो प्रत्येक कलिका मुकुल एक नए पादप को जन्म देती हैं। तो यहां पर यदि एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रायोफिलम में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो हम आंसर करेंगे कि ब्रायोफिलम में जो रिप्रोडक्शन है वह पत्ती के द्वारा होता है। कलिका नहीं लिखेंगे, पत्ती के द्वारा होता है। तो पत्ती क्या है भाई? पत्ती जो है वह एक कायिक भाग है, इसीलिए इसे हम लोग कायिक प्रवर्धन कहेंगे। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ब्रायोफिलम में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, आंसर हम करेंगे कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। कुछ पादप की जड़, अब देखो जड़ों के द्वारा बोलता है, जड़ भी नए पादप को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए शकरकंद, डहेलिया या फिर गाजर, मूली, इसकी बात भी हम लोगों ने की थी। तो जो गाजर है, मूली है, शकरकंद है, डहेलिया है, ये सब जड़ हम लोग मानते हैं और इस जड़ से भी क्या निकलता है? नए नए पौधे विकसित होते हैं। तो यहां तुमने क्या समझा? यहां समझा कि जो पौधे के कायिक भाग हैं, पत्ती, तना, जड़, उसकी कलियां, सब से नए नए पौधे विकसित हो सकते हैं। इसका मतलब यदि पहले तुम्हें यह भ्रम था कि जो भी दुनिया के पौधे हैं वह सिर्फ और सिर्फ बीज से उगते हैं, वो भ्रम आज तुम्हारा समाप्त हो गया होगा। अब फिर से वही मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या दुनिया के सभी प्लांट्स एक ही प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं? तो आंसर है नहीं। सभी प्लांट्स एक प्रकार से रिप्रोडक्शन क्यों नहीं करते? इसका आंसर है कि सभी का जो शारीरिक संरचना है वो अलग अलग होता है। इस कारण से सभी में जो जनन है वह अलग अलग होता है। यदि हम बात करें कि क्या सभी पौधों में एक ही प्रकार से जनन हो सकता है, तो नहीं हो सकता। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था कि जो ब्रायोफिलम है उसमें पत्तियों में कलिकाएं आ रही हैं और रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो क्या इसी प्रकार का रिप्रोडक्शन अमरूद में, आम में, संतरा में, नींबू में होगा? तो आंसर है नहीं, उसमें ऐसा रिप्रोडक्शन नहीं होगा। उसमें कुछ अलग प्रकार से रिप्रोडक्शन होगा। समझ रहे हो जो मैं बताना चाह रहा हूं कि दुनिया के सभी जीवों ने अलग अलग प्रकार से जनन करने की प्रक्रिया विकसित की है। ऐसा मत समझना कि सब में एक ही प्रकार से होने लगेगा।
यहां देखो ब्रायोफिल्म का उदाहरण दिया है। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वह बहुत कम प्लांट्स में होता है। सब में ऐसे ही रिप्रोडक्शन हो, ऐसे ही जनन हो, ऐसी बात नहीं है। कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलग्न भाग एक नए पादप के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो अब कैक्टस की बात कर रहा है, कैक्टस भी अलग प्रकार से रिप्रोडक्शन करता है। अब कुछ और चीज तुमने देखा होगा जरूर, जैसे मान लो तुमने केला का पौधा देखा होगा, तो तुम देखोगे कि केला के पौधे में बगल से इस प्रकार से छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं उसके जड़ के पास से, फिर ये डिटैच हो जाता है और नया केला का पौधा यहाँ पर बन जाता है। ऐसा देखा है कि नहीं देखा है? बिल्कुल। तो इस तरीके से बगल से भी यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स बनते हैं जिससे कि नया पौधा विकसित हो जाता है। मतलब रिप्रोडक्शन बहुत तरीके से होता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। अब यहां से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। एक तो ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा, दूसरा सब्जेक्टिव के रूप में भी आएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि कायिक प्रवर्धन का क्या क्या फायदा है, तो उसको यहां पर हम लोग देखते हैं। इसी को ऑब्जेक्टिव के रूप में भी ABCD 4 ऑप्शन करके पूछ सकता है। तो देखो, सबसे पहला जो कायिक प्रवर्धन है उसके द्वारा जो पादप उगाए जाते हैं वो बहुत कम समय में उगाए जा सकते हैं। मतलब ये जो जनन की प्रक्रिया है बहुत जल्दी हो जाएगी और नए पौधे हमें प्राप्त होंगे। तो ये पहला फायदा है। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाने वाले पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। ये दूसरा फायदा है कि जो बीजों वाले जो फल हम लोग लगाते हैं उसमें जो फल आते हैं, जैसे बीज को लगाया उससे पौधा उगा, पौधे को बहुत पहले मैच्योर हुआ, उसके बाद उसमें फल आएगा, तो उसमें काफी समय लगता है। किसकी तुलना में? तो कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पादपों की तुलना में उसमें जल्दी फल फूल आ जाते हैं। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं। ये तीसरा पॉइंट हो गया। ये VBI क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि वह कौन सा जनन का विधि है जिसमें क्लोन बनता है या यथार्थ प्रतिलिपि होता है या जस्ट जो पेरेंट है उसी के जैसा उसका बच्चा होता है, एग्जैक्ट सेम होता है। तो आंसर है वो है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में ऐसा होता है। तो जो अलैंगिक जनन है, जैसे यहां पर हम लोग अलैंगिक जनन ही तो पढ़ रहे हैं, कायिक प्रवर्धन। तो जो कायिक प्रवर्धन एक अलैंगिक जनन है, इसमें जो नए पौधे बनते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं अपने पेरेंट के, यानी कि क्लोन। तो यही क्वेश्चन मैंने पूछा कि क्लोन का निर्माण किस में होगा, तो कायिक प्रवर्धन हम लोग बोल सकते हैं कि कायिक प्रवर्धन नामक अलैंगिक जनन में ऐसा होगा, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होने के कारण वे एकदम एग्जैक्टली सेम होते हैं जिस चीज से वे उगे होते हैं, यानी अपने पेरेंट के एग्जैक्टली सेम होते हैं, अपने माता पिता के एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो इसमें माता और पिता अलग अलग नहीं होता, सिर्फ एक ही जनक होता है। जनक किसे कहते हैं? तो जिससे नया पौधा बन रहा है उसे हम लोग जनक कहते हैं। तो ये हो गया जनक, जनक से ही नया पौधा विकसित हो रहा है। तो इस तरीके से इसे क्लोन के नाम दिया जाता है। तो ये सारा क्या हो गया? फायदा हो गया। इसी के साथ एक और फायदा हम लोग लिख सकते हैं कि जो कायिक प्रवर्धन है, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज नहीं बनता, उसमें कायिक प्रवर्धन के द्वारा हम लोग नए पौधे उगा सकते हैं। तो ये सारे फायदा है, 4-5 फायदा है जिसको तुम एग्जाम में लिख सकते हो। इस अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता यानी जनक दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। तो ये तो मैंने अभी बता दिया था
कि जो बीज हो रहा है वह कैसे होता है, तो बीज का निर्माण लैंगिक जनन से होता है। लैंगिक जनन यदि होगा तो उससे बीज बनेगा। कैसे होता है पूरा प्रक्रिया भी मैंने तुम्हें सिखा दिया था। अब जब लैंगिक जनन होगा तो मैंने क्या बताया था कि एक होगा नर युग्मक, मादा युग्मक, दोनों मिलेंगे, युग्मनज बनेगा, युग्मनज से भ्रूण बनेगा, भ्रूण बीज में होगा। तो यहां पर ये जो बीज तैयार हो रहा है वह माता और पिता यानी पिता और माता दोनों के सहयोग से हो रहा है। इस बीज में माता और पिता दोनों के गुण आ रहे हैं। इस कारण से यहां पर हम देखते हैं कि ये जो बीज बनता है यह एग्जैक्टली कॉपी नहीं होता है अपने माता पिता का, यानी यहां पर कोई क्लोन हम लोग नहीं बोलते हैं। यहां पर हम बोलते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ विभिन्नता होती है। तुम बोलोगे सर आप ये क्या पढ़ा रहे हैं, प्लांट्स में माता और पिता कहां से हो जाएंगे? देखो कैसे होंगे। तो मैंने क्या बताया था, प्लांट्स में जो पुष्प होगा, अभी मैं पढ़ा रहा हूं आगे यही, तो पुष्प में मादा भाग होगा और नर भाग होगा। इसके नर भाग को ही पिता हम लोग कह रहे हैं और मादा भाग को माता कह रहे हैं। मतलब जिससे नर युग्मक बनेगा उसको पिता कह रहे हैं और जिससे मादा युग्मक बनेगा उसको माता कह रहे हैं। ऐसा मत समझना कि प्लांट्स में भी माता पिता होते हैं, ऐसा नहीं होता है। वहां नर भाग और मादा भाग होता है, उसी को हम लोग माता पिता कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो सारे बातों को? तो यही यहां बताया है। तो आगे हम लोग वही पढ़ने भी वाले हैं। अलैंगिक जनन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद लैंगिक जनन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अलैंगिक जनन जो हम लोगों ने पढ़ा वह कौन है? वह है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और दूसरा अब हम लोग पढ़ेंगे और ये है हमारा मुकुलन यानी बडिंग। ये दूसरा चीज है, दूसरा भाग, दूसरा प्रक्रिया है, मतलब कि दूसरा प्रकार है। तो अभी तुरंत मैंने बताया जो अलैंगिक जनन है वह भी अलग अलग प्रकार का होगा। तो सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ लिया कायिक प्रवर्धन और दूसरा अब हम लोग पढ़ेंगे मुकुलन। चलो देखते हैं मुकुलन क्या है। तो आपने पहले यीस्ट के बारे में पढ़ा है जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जाता है। तो यीस्ट को हम लोग कैसे देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। इसके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो यीस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन यानी जनन करने लगते हैं। याद रखिए कि यीस्ट एक एकल कोशिका एक कोशिक जीव है। ये सब पॉइंट्स याद रखना है कि यीस्ट क्या है? एक कोशिकीय जीव है और इसमें जो प्रजनन होता है वह मुकुलन के द्वारा होता है। अब तुम बोलोगे सर हाइड्रा में भी तो मुकुलन के द्वारा ही प्रजनन होता है। तो हाइड्रा को हम लोग जंतु में पढ़ लेते हैं, इसलिए यहां पर नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है, यहां देखना। तो बताओ यीस्ट क्या है? एक कोशिकीय जीव है। इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? मुकुलन अलैंगिक विधि द्वारा होता है। अब कैसे होता है वो आगे मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं। चलो तो अब यहां यीस्ट से संबंधित एक क्रियाकलाप देखने को मिलता है। बोल रहा है शिक्षक शिक्षिका द्वारा प्रदर्शित किए जाने के लिए ये एक प्रयोग है जिसे करना है, एक्टिविटी है जिसे करना है। तो करना क्या है भाई? बेकरी से यीस्ट केक अथवा केमिस्ट के दुकान से यीस्ट पाउडर खरीदना है। तुम भी बाजार से यीस्ट पाउडर खरीद सकते हो और यीस्ट पाउडर को हम लोग क्या करते हैं? ग्रो कराते हैं, तब हमें यीस्ट कोशिकाएं देखने को मिलती है। उसमें हो रहे मुकुलन को भी हम लोग देख सकते हैं। तो कुछ खास नहीं करना है, यीस्ट कोशिका को देखने के लिए हमें बाजार से यीस्ट पाउडर खरीद करके लेना है। अब यीस्ट पाउडर को हम लोग क्या करेंगे? चुटकी भर यीस्ट पाउडर को लेकर के हम लोग कटोरी में पानी में उसको घोल देंगे और थोड़ा सा चीनी मिला देंगे। इसी ऐसे पात्र में रखिए जिसमें कुछ क्या हो, क्या बोलता है? एक सेकेंड, बोल रहा है कुछ जल हो। मतलब इसको थोड़ा सा कटोरी में पानी में डाल देना है यीस्ट पाउडर को और उसमें थोड़ा सा चीनी हमें डालना है जिससे उसको पोषण मिल सके।
जिसमें कुछ जल हो, इसमें 1 चम्मच शक्कर डालकर उसे जल में घोल लीजिए। अब इस पात्र को थोड़ा गर्म स्थान पर हमें रखना है ढक करके। अब उस पात्र को किसी कमरे में गर्म भाग में रखें। अब थोड़ा देर वेट करो, मतलब लगभग आधा घंटा 1 घंटा वेट करोगे तो 1 घंटे के पश्चात बोल रहा है इस द्रव की एक बूंद को कांच की स्लाइड पर रखकर सूक्ष्मदर्शी से देखो। अब यहां पर ईस्ट कोशिकाओं को हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तब हमें ऐसी संरचनाएं देखने को मिलेंगी। ईस्ट के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यह एक कोशिकीय होता है। ये देखो, यही है ईस्ट कोशिका। और जब इसको न्यूट्रिशन में हम लोग रख रहे हैं, पानी में डाल करके रख रहे हैं, तब यहां देखोगे इस तरीके से एक प्रवर्ध निकलता है। क्या निकलता है? प्रवर्ध, जिसे आउटग्रोथ भी कहते हैं। इसी प्रवर्ध को हम लोग मुकुल के नाम से जानते हैं। ये जो यहां पर देखो एक प्रवर्ध निकल रहा है, इसी को मुकुल के नाम से यहां पर जानते हैं। तो यही है नवीन मुकुल। अब क्या होगा? यही नवीन मुकुल यहां से हट जाएगा और नया जीव का निर्माण कर लेगा। इस प्रकार से ये मुकुलन के द्वारा जनन हो रहा है। तो माइक्रोस्कोप में देखोगे तो बड़ा ही सुंदर यहां पर छोटा छोटा इस तरीके से मुकुलों का श्रृंखला मिलेगा, चेन मिलेगा। ये यदि यहां से डिटैच हो जाता है, ये अलग अलग हो जाता है, तो फिर नए जीव का निर्माण करेगा, नए यीस्ट का निर्माण करेगा। इस तरीके से यहां यीस्ट में क्या हो रहा है? मुकुलन द्वारा जनन हो रहा है। अब यहां पर से तुम्हारा प्रश्न बनता है, जो कि किस रूप में होगा? ये जो तुम्हारा चित्र है उससे संबंधित प्रश्न होगा। एग्जाम में बोलेगा कि ये क्या है, तो हम बोलेंगे विकसित होता हुआ मुकुल है। फिर प्रश्न पूछेगा कि ये जीव क्या है, इसमें क्या हो रहा है, तो हम बोलेंगे ये यीस्ट है, इसमें मुकुलन द्वारा जनन हो रहा है। यहां पर से ये डिटैच हो जाएगा और नया मुकुल जो है वह नया यीस्ट कोशिका का निर्माण कर देगा। यहां पर बोलेगा ये क्या है? मुकुलों की श्रृंखला है, इसमें नए नए मुकुल बन रहे हैं। जो कहां से डिटैच हो जाएगा? इस तरीके से डिटैच होगा और सब अलग अलग हो करके नए यीस्ट का निर्माण करेंगे। तो इस तरीके से ये जो प्रक्रिया है, ये जो रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन है, इसे हम लोग मुकुलन के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है मुकुल किसे कहते हैं? तो यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटा बल्ब जैसा जो प्रवर्ध है उसे हम लोग मुकुल कहते हैं या कली कहते हैं। अब एक और क्वेश्चन पूछ सकता है मुकुलन क्या है? तो हम बोलेंगे अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें मुकुल के द्वारा, या फिर बोलेंगे जिसमें कली के द्वारा नया जीव का निर्माण होता है, उसे हम लोग मुकुलन कहते हैं। तो जैसे अभी तुरंत मैंने बता दिया, ये जो यहां पर यीस्ट है, इसमें इसकी कोशिकाओं में एक आउटग्रोथ निकलता है, प्रवर्ध निकलता है, उसी को मुकुल कहते हैं। ये प्रश्न बहुत पूछा जा सकता है तुमसे। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनन कोशिका से अलग हो जाता है और अलग होकर के नया यीस्ट कोशिका बनाएगा। यही क्या है? यही है रिप्रोडक्शन यानी जनन, जिसमें नया फिर यीस्ट कोशिका बनेगा पुराने कोशिका से। नई यीस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाएगा और फिर वो भी रिप्रोडक्शन करेगा, उससे फिर नया कोशिका का निर्माण होगा। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं, जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। यदि वह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में यीस्ट कोशिकाएं बन जाएगी। इसका मतलब हम लोगों ने कटोरी में क्या किया था? पानी में थोड़ा सा यीस्ट डाला था, लेकिन थोड़े समय बाद देखोगे तो पूरा फूल जाएगा और बहुत सारे यीस्ट यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो ये कैसा यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो रहा है? अलैंगिक रिप्रोडक्शन हो रहा है, अलैंगिक जनन हो रहा है मुकुलन के द्वारा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने अलैंगिक जनन में सबसे पहला क्या पढ़ लिया? सबसे पहला पढ़ लिया वेजिटेटिव प्रोपागेशन।
ठीक है। दूसरा क्या पढ़ लिया? दूसरा हम लोगों ने यहां मुकुलन पढ़ लिया है। और भी कुछ पढ़ा है क्या? हाँ, मुकुलन पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे खंडन। खंडन भी क्या हो गया? अलैंगिक जनन की एक विधि हो गई जिसके द्वारा रिप्रोडक्शन होगा प्लांट्स में। अब यहां पर कुछ उदाहरण की बात करता है। बोलता है तालाब में आप गए होंगे शायद, तो बोलता है यदि आपने तालाब आप गए होंगे और वहां पर ठहरे हुए पानी को देखा होगा या अन्य जलाशयों में जहां पानी ठहरा होता है, तो तुम देखोगे कि हरा हरा चिकना वहां पर काफी लेयर बिछा होता है और पंखी गुच्छे फिसलनदार तैरते हुए हरे रंग की चीजें तुम्हें देखने को मिल जाएंगी। वास्तव में ये क्या होता है? स्पाइरोगाइरा होता है। तो ये देख सकते हो तुम, ये स्पाइरोगाइरा है। इससे क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है? ये एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय? तो आंसर है ये बहुकोशिकीय है। तो क्या ये जटिल संरचना इसमें पाया जाता है कि सरल संरचना है? तो हम आंसर करेंगे बहुत साधारण जीव होता है जो कि बहुकोशिकीय होता है, लेकिन बहुत ज्यादा जटिल संरचना इसका शरीर का नहीं होता। तो यही है क्या? स्पाइरोगाइरा। अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बहुत साधारण विधि से होता है। ये जो पूरा बड़ा सा एक स्ट्रैंड दिख रहा है तुम्हें, ये क्या होता है? टूट जाता है मान लो बी से, तो टूट करके ये दो नए स्पाइरोगाइरा का निर्माण कर लेगा। तो इस तरीके से एक स्पाइरोगाइरा से दो नए स्पाइरोगाइरा का निर्माण हो रहा है। कैसे हो रहा है? इसके शरीर के खंडन के द्वारा। इसका मतलब यह अलैंगिक जनन का वह विधि हो गया जिसमें इसका जो शरीर है टूट जाता है, खंडित हो जाता है और अलग अलग भागों में बंट जाता है। यहां तो दो दिखा है, दो से अधिक भागों में भी बंट सकता है। और ये नया अब स्पाइरोगाइरा हो गया, नया जीव हो गया। अब इसमें कोशिका विभाजन होगा और इसमें वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। तो एक स्पाइरोगाइरा से देख सकते हो नए जीवों की उत्पत्ति हो रही है खंडन विधि द्वारा। एक और क्वेश्चन पूछेगा स्पाइरोगाइरा क्या है, तो हम आंसर करेंगे यह एक शैवाल है। तो क्या इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा? बिल्कुल इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा। ये शैवाल हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल दो या अधिक टुकड़ों में या खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर लेते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने तालाब में बात की थी, तालाब में हरे हरे रंग का शैवाल तुम्हें देखने को मिल जाएगा। उनमें साधारणतया खंडन विधि द्वारा रिप्रोडक्शन होगा। खंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होगा जिससे कि वे संख्या में वृद्धि करेंगी और पूरे तालाब में बिछ जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा बीजाणु जनन। तो अभी तक जो जो हम लोगों ने पढ़ा वो सारा अलैंगिक जनन की विधि है। नेक्स्ट बोलता है बीजाणु जनन। अब देखो ये जो शैवाल था उसको भी प्लांट्स में हम लोग रख करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पादपों में जनन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो शैवाल का भी बता रहा है कि शैवालों में, कुछ शैवाल में, सब शैवाल में अब ऐसा नहीं जनन होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो कुछ शैवालों में इस प्रकार से जनन होता है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। अब बात करता है कवक की। तो भाई पहले बता दूं, कवक को हम लोग प्लांट नहीं कहते, प्लांट वर्ग में नहीं कहते, पादप नहीं कहते। ये थोड़ा अलग तरीके से बता रहा है कवकों में। तो बहुत सारे ऐसे कवक हैं जिसमें जो जनन होता है वह बीजाणुओं के द्वारा होता है, ये याद रखना। तो बहुत सारे ऐसे कवक हैं जिनमें बीजाणु का निर्माण होता है और उसके द्वारा जनन होता है। मतलब जो कवक होंगे उसके शरीर में स्पेशल संरचनाएं बनेंगी। ये बीजाणु होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, चारों तरफ से कवरिंग होती है और ये फिर बीजाणु एक स्थान से दूसरे स्थान से तक हवा वगैरह के द्वारा जाते हैं। जब ये नम स्थानों में गिरते हैं तो वहां पर ये जर्मिनेट करते हैं और फिर इनसे नया कवक का निर्माण होता है।
इसी में एक उदाहरण दिया है राइजोपस का। जो डबल रोटी हम लोग खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, तुमने देखा होगा कि जो ब्रेड है उसको कुछ दिनों तक नम स्थान पे रख दोगे तो वो सड़ना शुरू हो जाता है, उसके ऊपर धागे नुमा संरचनाएं दिखना शुरू हो जाती हैं। वह कवक है उस पर, यानी कि पूरा कवक जम गया है। और उस कवक का स्पेशल नाम है जो कि डबल रोटी पे उगता है, उसको राइजोपस कहते हैं या फिर ब्रेड मॉल्ड के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा पूछता है एग्जाम में। तो ये जो ब्रेड मॉल्ड है, राइजोपस है, ये तो कवक हो गया। तो ये कैसे रिप्रोडक्शन करता है, कैसे जनन करता है, कैसे अपनी संख्या को बढ़ाता है? तो इसके शरीर में खास प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बीजाणु कहते हैं। और यही बीजाणु जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो वहां फिर वो ग्रो कर जाते हैं, वहां पर वो उग जाते हैं और इस तरीके से इनका रिप्रोडक्शन ऐसे चलते रहता है। अध्याय 1 में दिए गए क्रियाकलाप 1.2 को दोहराइए। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए। तो जैसे मैंने बताया, जो डबल रोटी है वह क्या होगा, उसको नमी स्थान पे छोड़ दें कुछ दिन तक तो वो सड़ने जैसा हो जाता है। एक्चुअली में उसके ऊपर बहुत सारे राइजोपस के बीजाणु उग जाते हैं जिससे उसकी वैसी हालत हो जाती है और रुई के जाल जैसा सब तरफ बिछ जाता है। तो वो क्या होता है? वह कवक होता है जो उस पर उग गया है। उस कवक का नाम है राइजोपस। अब जब कवक उग गया है तो वो वहां से फिर थोड़ा बड़ा होगा तो रिप्रोडक्शन करना शुरू करेगा, वो नया बीजाणु बनाता है, फिर वो बीजाणु दूसरे जगह जाएगा, वहां उगेगा और चीजों को सड़ाएगा। जब बीजाणु मुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरेंगे। चूंकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए लंबी दूरी तक जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो बहुत सारे कवक हैं वह बीजाणु के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। अब ध्यान देना, ये जो बीजाणु होते हैं ये हल्के होते हैं। इनकी से रिप्रोडक्शन का ये फायदा है कि आसानी से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, साथ ही ये जल्दी नहीं मरता, ये सुरक्षित होता है और इस कारण से ये जो अपनी संख्या है इसको अच्छे से बढ़ा सकते हैं। समझ में आ रहा है ये सारा? बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं, बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। तो यही सब यहां बता रहा है, ध्यान से देखना। तो जैसे मैंने बताया कि यदि हमारे पास एक ब्रेड है या और भी दूसरे जैसे आलू भी है, उबला हुआ आलू है, उसमें भी ये ग्रो कर जाता है, तो देखोगे कि यहां पर बीजाणु जो मौजूद हैं, यहां भी बहुत सारे बीजाणु अभी मौजूद हैं, वे तलाशते रहते हैं उस जगह को जहां ये आसानी से ग्रो कर सके, उग सके। तो यदि हमारे पास उबला हुआ आलू है, ब्रेड रोटी है जो कि नम स्थानों पर रखा हुआ है, तो यहां गिरेगा बीजाणु और उग जाएगा। उग करके वो जाल नुमा रचना बनाएगा। इस तरीके से देखोगे रुई के फाहे की जैसी रचना बनाएगा और इसी में से कुछ संरचनाएं होती हैं जिसे हम लोग बीजाणु धानी के नाम से जानते हैं और उसी में फिर से नया बीजाणु यहां पर बनना शुरू होगा और जब ये टूट जाएगा तो फिर ये बिखर जाएगा और फिर कहीं दूसरा जगह चला जाएगा। ये बीजाणु ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, बीजाणु एक कोशिकीय होते हैं, हमें नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं और ये जब कहीं दूसरे जगह जाएगा तो वहां पर ये अनुकूल परिस्थिति को पा करके फिर से जर्मिनेट कर जाएगा, फिर से अंकुरित हो जाएगा और इस प्रकार से नया कवक को बना देगा। ठीक है ना? ऐसे ही हो रहा है। अब यहां पर थोड़ा सा अलग बताया गया है और यह है फर्न। तो देख सकते हो फर्न में यहां पर इसकी जो पत्तियां हैं इसी के नीचे बीजाणु धानी उत्पन्न करने वाला क्षेत्र होता है जहां पर बीजाणु उत्पन्न होता है और इस फर्न में जो बीजाणु बनता है वह भी क्या होता है, जब मुक्त हो जाता है तो दूसरे जगह जाकर के जर्मिनेट कर जाता है।
अब बोलोगे सर ये फर्न क्या है, फर्न मैं नहीं जानता, तो आगे की क्लासेस में तुम्हें पढ़ाया जाएगा। जैसे हम अगल बगल बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं, उनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, उसी में एक वर्ग है यहाँ पर जिसे हम लोग टेरिडोफाइटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो जो टेरिडोफाइटा जो प्लांट का एक ग्रुप है, उसी में फर्न एक पौधा है जो कि आता है, और इसमें जो जनन है वह कैसे होता है, वह बीजाणुओं के द्वारा होता है। तो ये आगे क्लासेस में ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे। देखो यहां क्या बोलता है, बोलता है कि जो बीजाणु की अभी बात कर रहा था मैं, वह बीजाणु प्रतिकूल स्थितियों को भी झेल लेता है और उसके लिए उसके ऊपर कठोर सुरक्षात्मक आवरण रहता है, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। तो बीजाणु के बारे में क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि बीजाणुओं की क्या खासियत है। तो जैसे मैंने बताया, जो बीजाणु है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, कठोर सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उसको बचाए रखता है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी। इसका मतलब है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में वह जीवित रह सकता है, और जब अनुकूल परिस्थिति आएगा तो बीजाणु क्या होगा, अंकुरित हो जाएगा और नए जीव में विकसित हो जाएगा। मॉस और फर्न जैसे पादप में भी जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। ठीक है, तो मॉस है, फर्न है, ये सब टेरिडोफाइटा के पौधे हैं जिसके बारे में आगे क्लासेस में वर्णन किया जाएगा। चलो, तो अब हम लोग आ गए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और ये क्या है, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन तो कितने बार मैंने बता दिया है कि यदि किसी भी जीव में लैंगिक जनन होगा तो वहां पर जरूर एक नर भाग होगा, नर होगा, और एक क्या होगा, मादा भाग होगा। ये जो नर है, मादा है, इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं जिससे फिर लैंगिक जनन पूर्ण होता है। जो नर है उसमें इसमें क्या बनेगा, नर युग्मक बनता है। क्या बनता है, नर युग्मक, नर युग्मक बनता है। और जो मादा है इसमें मादा युग्मक बनता है, मादा युग्मक। तो इस प्रकार से नर और मादा में दो युग्मकों का निर्माण होता है। जैसे मनुष्यों में हम लोग नर युग्मक को स्पर्म बोलते हैं, मादा युग्मक को ओवम बोलते हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी वैसे ही होता है। इसमें भी कोई अंतर नहीं है, बस नाम का अंतर है। यहां पर हम नर युग्मक कहते हैं, स्पर्म नहीं बोलते हैं, और मादा को मादा युग्मक बोलते हैं। उसमें जो कोशिकाएं बन रही है, जनन कोशिका। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में मिलते हैं, मिल करके जाइगोट या युग्मनज बनाते हैं, और यही जो युग्मनज है फिर बाद में विकसित होता है, और ये जो युग्मनज विकसित होता है तो ये भ्रूण बनाता है। और बात हम लोग कर रहे हैं पौधों की, तो ये जो भ्रूण है फिर बीज में रहता है, बीज के अंदर रहता है। इस प्रकार से जब हम लोग बीज को लगाएंगे तो ये भ्रूण विकसित हो जाएगा और नए पौधे का रूप ले लेगा। समझ में आ रहा है? तो अब थोड़ा सा इसको और विस्तारित करते हैं। अब मान लो कि ये आम का रिप्रोडक्शन, आम के लिए इस रिप्रोडक्शन को दिखा रहे हैं। तो यहां मान लो यहां पर ये आम का एक पौधा है, तो इसमें नर और मादा कहां से आ गया? क्या आम का पेड़ एक नर होता है एक मादा होता है, ऐसा होता है क्या? तो आंसर है नहीं, आम में तो ऐसा नहीं होता। आम में फिर नर और मादा कहां से आ गया? तो भाई आम में जो फूल होगा, क्या होगा? फूल। इस फूल में ये दोनों भाग मौजूद होंगे, नर भाग मौजूद होगा इस तरीके से, और मादा भाग भी यहां पर मौजूद होगा। समझ गए? तो आम तुमने देखा होगा, आम का वृक्ष, उसमें बहुत सारे फूल आते हैं जिसको मंजराना कहते हैं। आम की जगह दूसरा उदाहरण भी ले सकते हो, बैगन, टमाटर, सरसों, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। किसी का भी तो फूल देखा होगा तुमने। तो ऐसा फूल जिसमें नर और मादा भाग तुम्हें देखने को मिल रहे हैं, तो वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, लैंगिक जनन में भाग लेते हैं।
तो यहां नर भाग अब मिल गया। अब तुम्हें तो दिक्कत नहीं है कि लड़का और लड़की कहां से आ गए, पेड़ कौन पेड़ लड़का कौन पेड़ लड़की, ऐसे परेशान हो गया, ऐसा बात नहीं है। उसमें जो फूल है उसी में नर भाग और मादा भाग होते हैं। ऐसा मत खोजने निकल जाना कि कोई प्लांट है वह उस पैंट शर्ट पहना है लड़का है, कोई प्लांट है वो साड़ी पहनी है लड़की है, ऐसा कुछ नहीं होता। प्लांट में जो फूल होता है उसी में नर भाग और मादा भाग मौजूद होते हैं। किसी किसी प्लांट में एक ही फूल में मौजूद होंगे, किसी में अलग अलग फूल में मौजूद होंगे, वो मैंने बताया था। तो यदि एक ही फूल में है तो उसे द्विलिंगी कहेंगे, अलग अलग जब हैं तो एक लिंगी कहेंगे, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो बस यहीं से प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि जो नर है उससे नर युग्मक बनेगा फूल में ही, जो मादा है उससे मादा युग्मक बनेगा फूल में ही, और फूल में ही आपस में सारा यहाँ पर प्रक्रिया आगे चलेगी और युग्मनज बनेगा, भ्रूण बनेगा, बीज बन जाएगा। और वही जो बीज है उसको जब हम लोग बोएंगे तो वह जर्मिनेट करेगा, अंकुरित होगा और नया पौधा बन जाएगा। यही चीज तो चलता है। तुम सोचोगे कि सर बीज तो मैंने बहुत देखा है, तो क्या जितना भी बीज बन रहा है उसमें ऐसा हो रहा है? तो आंसर है यस। जहां भी बीज बन रहा है यदि, तो वहां पर ये रिप्रोडक्शन तुम देख सकते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख सकते हो। अब बीज की बात करें तो तुम बोलोगे कि केवल धान का बीज होता है, गेहूं का बीज होता है, चना का बीज होता है, मटर का बीज होता है। ऐसा नहीं है, बैंगन का भी बीज होगा। बैंगन का बीज तुमने देखा है कि नहीं देखा है? इसी प्रकार से टमाटर का भी बीज होता है, देखा है? मिर्ची का भी बीज होता है। तो ये बीज को अलग अलग जगहों में देख सकते हो। मटर में भी बीज देखा होगा तुमने, सेम जो होता है उसमें भी बीज देखा होगा। तो अब ये जो बीज की संख्या है वो भी अलग अलग होती है, ये ध्यान देना जा करके। तुम देखोगे किसी किसी फल में सिर्फ एक बीज होता है, जैसे आम में एक ही बीज होता है, लेकिन बहुत सारे जो फल हैं उसमें ज्यादा बीज होंगे। जैसे मटर में 8-10 दाना होता है, 8-10 बीज होगा। इसी प्रकार से यदि हम लोग शरीफा की बात करें, इसे सीताफल भी हम लोग कहते हैं, तो उसमें बहुत सारे बीज होंगे। यदि बैंगन की बात करें तो बहुत सारे बीज होंगे। यदि पपीता की बात करें तो बहुत सारे बीज होंगे, होते हैं ना। इसी प्रकार से लौकी की बात करें तो लौकी में भी बहुत सारा बीज होता है। तो इस तरीके से तुम देखोगे कि ये जो बीज की संख्या है वो भी अलग अलग होती है। तो बहुत चीजें मैंने बता दी। चलो अब हम लोग यहां पर लैंगिक जनन के बारे में पढ़ते हैं। तो लैंगिक जनन जैसे ही हम बात करते हैं, सीधे सीधे सबसे पहले हम लोग फूल की बात करते हैं, पुष्प की बात करते हैं। तो यहां देख सकते हो पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग हैं, पुंकेसर नर जनन अंग है और स्त्रीकेसर मादा जनन अंग है। तो यहां जैसे ही हम बात करते हैं पुष्प की, तो यहां पर पुंकेसर और स्त्रीकेसर इन चीजों की बात हम लोग करते हैं। यहां देखना, इसको मैं बता दे रहा हूं। चलो इसको हम लोग यहां पर देख लेते हैं। ये देखो, तो यहां पर तुम देखोगे कैसे पुंकेसर है, स्त्रीकेसर है, इसको यहां पर दिखाया गया है। सबसे पहले एक सिंपल सा पुष्प लेते हैं, फूल लेते हैं। तो यदि एक सिंपल सा फूल लेंगे हम लोग, तो मुख्य रूप से दो ही भाग यहां पढ़ाया गया है। यहां देखो इस तरीके से यहां पर इसको जो दिखाया गया है इसको बोलता है नर भाग। क्या बोलता है? नर भाग। और यहां पर ये जो चीज दिखाया गया है इसको क्या बोल रहा है? मादा भाग। क्या बोलता है? मादा भाग, मादा। तो सबसे पहला तुम्हारा काम है कि अब याद कर लो कि नर भाग को क्या कहते हैं, मादा भाग को क्या कहते हैं। तो नर भाग को कहते हैं पुंकेसर और मादा भाग को क्या कहते हैं? स्त्रीकेसर। यहां देख लेना, ये देखो, तो ये तुमको जो दिख रहा है ये है नर भाग, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पुंकेसर। बोलोगे सर याद कैसे करें? पुंग मतलब पुलिंग, पुलिंग, पुलिंग मतलब क्या हो गया? नर। तो ये नर हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पुंकेसर बोलेंगे। और दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग स्त्री भाग है, तो स्त्रीलिंग से आ गया स्त्री केसर, सिर्फ केसर जोड़ देना है। तो ये देखो, ये स्त्री वाला भाग है, स्त्री केसर। यहां तक समझ गए। अब
जो पुंकेसर है उसका भी अलग अलग भाग होता है, उसे भी याद करना है। जो स्त्री केसर है उसका भी अलग अलग भाग होता है, उसे भी याद करना है। लेकिन इसके पहले दो चीज और हमें सीखना है। VVI यहां पर है इसलिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ये कई बार मैं बता दिया लेकिन फिर से बता रहा हूं। देखो, अब तुम्हें एक एक्टिविटी करना है, कर सकते हो बिल्कुल। जैसे तुम्हें कुछ फूल इकट्ठा करना है, सरसों, गुड़हुल, पिटूनिया, इसका फूल इकट्ठा करना है। और जैसे मैंने अभी पुंकेसर दिखाया, स्त्री केसर दिखाया, तो बोलता है इसके जनन अंगों को खोजो और उसको अलग करो। पुंकेसर और स्त्री केसर के विभिन्न भागों का अध्ययन करो, वो अभी पढ़ा रहा हूं। तो देखोगे ऐसे पुष्प जैसे सरसों हो गया, गुड़हुल हो गया, इनको यदि देखोगे तो तुम देखोगे कि इसमें पुंकेसर या स्त्री केसर दोनों ही उपस्थित होंगे। क्या होंगे? दोनों ही उपस्थित होंगे। तो भाई जब स्त्री केसर पुंकेसर दोनों उपस्थित है तब इसे हम लोग द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे पुष्प हैं जैसे कि मान लो पपीता। पपीता में देखोगे कि या तो उसमें नर भाग है या तो मादा भाग है उसके पुष्प में। तो कभी कभी ऐसा होगा कि ऐसा पुष्प जिसमें या तो केवल नर भाग होगा या तो केवल मादा भाग उपस्थित होगा, उसको एक विशेष नाम देंगे और उसको एक लिंगी पुष्प हम लोग कहेंगे। जैसे मक्का भी आ गया, मक्का क्या हो गया? एक लिंगी हो गया। पपीता, ककड़ी, खीरा, ये सब एक लिंगी पुष्प के नाम आ गए। तो यहां से एकदम सबसे VVI क्वेश्चन तुम्हारा पूछेगा। पहला क्वेश्चन, एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प में अंतर करें। दूसरा क्वेश्चन, उसका उदाहरण दीजिए। फिर सीधे उदाहरण से क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए पपीता कैसा पुष्प है, एक लिंगी या द्विलिंगी? ककड़ी कैसा है, खीरा कैसा है? तो आंसर याद करके रखना होगा। ये सब को हम लोग एक लिंगी कहते हैं। इसी के साथ सरसों है, गुलाब, पिटूनिया और जो गुड़हल था, ये सब कैसे हैं? द्विलिंगी हैं। तो इस प्रकार से एक लिंगी और द्विलिंगी को हम लोग एकदम अच्छे से याद कर लेंगे। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा अलग अलग प्लांट्स में भी हो सकते हैं। हम लोग फूल की बात कर रहे हैं। एक फूल में हो सकता है नर भाग हो, एक फूल में मादा भाग हो, तो उसे एक लिंगी पुष्प कहेंगे। और एक ही फूल में दोनों चीज हो, नर मादा, तो उसे द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। एकदम कंफ्यूज मत होना, बहुत ही आसान सा चीज है। अब चलो, अब यहां पर हम लोग नर भाग और मादा भाग में कुछ नाम को याद कर लेना है। तो नर भाग को क्या कह रहे हैं? पुंकेसर। चलो, तो अब नर भाग में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके नाम को हम लोग देखते हैं। तो यहां पर दो नाम हमें याद करने हैं। यदि तुम्हारे पास एक फूल है तो उस फूल के नर भाग को निकाल करके देखो तो तुम्हें दो संरचनाएं देखने को मिलेंगी। इस प्रकार से एक लंबा सा भाग होगा जिसे हम लोग पुंतंतु कहते हैं, और ऊपर जो भाग इस प्रकार से है उसे हम लोग परागकोश कहते हैं। अब ये जो पराग कोश है, इसी में बच्चों पराग कण होता है, पराग कण, और उसी में नर युग्मक बनता है। क्या बनता है? नर युग्मक। इस प्रकार से ये चीजें हमें याद रहनी चाहिए। दो भाग मैंने बताया, पहला है पुंतंतु और दूसरा है पराग कोश। ये जो पराग कोश है यही मेन भाग है। इसमें पराग कण बनता है जो कि नर युग्मक को बनाता है। चलो, तो अब मादा भाग को देखते हैं। मादा भाग को हम लोग क्या कहते हैं? स्त्री केसर। और स्त्री केसर की बात करें तो यहां पर इसके तीन प्रमुख भाग होंगे। ऊपर इस तरीके से एक भाग होगा और फिर ये लंबा भाग होगा और नीचे चौड़ा भाग होगा।
ऊपर के भाग को हम लोग वर्तिकाग्र के नाम से जानते हैं। ये जो लंबा भाग है इसे हम लोग वर्तिका के नाम से जानते हैं, और नीचे वाला जो भाग है उसे अंडाशय के नाम से जानते हैं। तो ये तीन भाग हमें पढ़ना है। ऊपर का भाग क्या हो गया? वर्तिकाग्र। ये जो लंबा सा भाग हो गया इसे वर्तिका कहेंगे, और नीचे के फूले हुए भाग को हम लोग अंडाशय कहेंगे। ये तीन मुख्य भाग। इसी अंडाशय के अंदर बीजांड होता है। क्या होता है? बीजांड। और इसी बीजांड में क्या बनता है? मादा युग्मक बनता है। मादा युग्मक, ये हमें याद रखना है, इतना बात याद रखना है। समझ रहे हो सारी बातों को? क्या क्या मैंने बताया कि यहां जो स्त्री केसर है इसका प्रमुख तीन भाग हमें पढ़ना है। सबसे पहला वर्तिकाग्र, और ये वाला भाग वर्तिका, और नीचे का भाग को हम लोग क्या कहते हैं? अंडाशय। यहां चित्र में भी देख सकते हो, ये जो तुम्हारे बुक में चित्र दिया हुआ है यहां भी ये भाग बना करके रखा है। ये भाग को कहेंगे वर्तिकाग्र। ये जो लंबा, ये जो पाइप नुमा संरचना उसको वर्तिका कहेंगे, और इसे हम लोग अंडाशय कहेंगे। इसी में बीजांड होता है। अब यहां चित्र में देखो कि बहुत सारे बीजांड बना करके रखा है। तो जो बीजांड है वही बीज की संरचना करेगा। जितना बीज होगा उतना ज्यादा बीजांड होगा। यदि एक बीजांड होगा तो एक बीज होगा, और 10 बीजांड होगा तो 10 बीज होगा, 100 बीजांड होगा तो 100 बीज होगा। इस प्रकार से ये जो बीजांड है वही बीज में बदलता है। तो इस तरीके से ये नाम हमें याद रखने हैं। चलो तो एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, क्या बोलता है? क्या आप पुंकेसर में पराग कोश और तंतु को पहचान सकते हैं? बिल्कुल पहचान सकते हैं। यदि हमारे पास पुंकेसर है तो ये जो लंबा भाग है उसे हम लोग तंतु कहेंगे, और इस भाग को हम लोग पराग कोश कहेंगे। इसी पराग कोश में पराग कण होगा और उसी में नर युग्मक बनेगा। यहां भी मैं दिखा देता हूं, यहां भी तुम चित्र में देख सकते हो। ये देखना, यदि हम लोग चित्र में देखें तो यहां पर इस चित्र में इस चीज को अच्छे से दिखाया गया है। ये देखो, यहां पर इस चित्र में तुम देख सकते हो कि ये जो भाग है इसे तंतु कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? पराग कोश कहते हैं। इसी पराग कोश में पराग कण होगा और उसी में नर युग्मक का निर्माण होगा। तो ये कई बार मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। देखो, पराग कोश में पराग कण होता है जिसमें नर युग्मक बनते हैं। देखो एकदम क्लियर लिखा हुआ है। तो ये चार नाम जबान पे होना चाहिए कि जो पराग कोश है उसमें पराग कण होता है और उसमें नर युग्मक बनता है। हमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हमें किससे काम है? नर युग्मक से। हम लोगों ने क्या पढ़ा? जो नर युग्मक बन रहा है और जो मादा युग्मक है दोनों को मिलना है, और मिल करके यहां युग्मनज बनेगा, फिर यहां भ्रूण बनेगा जो कि बीज के अंदर होगा। तो इसका मतलब मेन काम हमें नर युग्मक से है। तो ये नर युग्मक की ही बात कर रहा है। तो नर युग्मक कहां बन रहा है भाई? नर भाग में बन रहा है, जो कि है पराग कोश। पराग कोश में है पराग कण, और पराग कण के अंदर वो बैठा हुआ है नर युग्मक। समझ गए ये सारा बात? अब स्त्री केसर की बात करते हैं। तो स्त्री केसर में हम लोगों ने वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय को पढ़ लिया। अब तुम बोलो कि सर स्त्री केसर में जो मादा भाग है स्त्री केसर मैंने बनाया ना इस तरीके से, इसमें मादा युग्मक कहां बनता है? तो हम बोलेंगे कि मादा युग्मक यहां बीजांड के अंदर क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट होता है, वहां पर बनता है। यानी यहां मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हमारा नर युग्मक भी बन गया, मादा युग्मक भी बन गया। अब जब नर और मादा युग्मक बन गया तो उन दोनों का मिलन होना चाहिए, उसी को हम लोग निषेचन कहेंगे। और निषेचन के बाद फिर क्या बनेगा? युग्मनज, और युग्मनज के बाद भ्रूण बनेगा जो कि बीज के अंदर होगा। तो ये सब बात मैं बता रहा था। देखो यहां पर क्या बोल रहा है, नया चीज कि जो अंडाशय है उसमें एक या अधिक बीजांड हो सकते हैं। अभी तुरंत मैंने बताया, इस पर तुमसे प्रश्न पूछेगा।
यहां पर देखो ये जो भाग है अंडाशय है और इसमें बहुत सारे बीजांड हैं। इसका क्या मतलब है? तो इसका उत्तर है कि यानी कि इसमें बहुत सारे बीज होंगे। यहां पर कितना मादा युग्मक बनेगा? तो बहुत सारे मादा युग्मक यहां बनेंगे। जबकि यहां पर मान लो एक बीजांड मैंने बनाया तो कितना बीज बनेगा? सिर्फ एक बीज बनेगा और उसमें सिर्फ एक मादा युग्मक ही बनेगा। यह भी याद रखना। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड के अंदर, जो फीमेल गैमेटोफाइट में बता रहा था उसके अंदर होता है। यहां सीधे लिख दिया है कि मादा युग्मक का निर्माण बीजांड में होता है। तो दो क्वेश्चन तुमसे मैं पूछ रहा हूं, जल्दी बताना। नर युग्मक कहां बनेगा? तो नर युग्मक बनेगा पराग कण में। कहां बनेगा? पराग कण में। मादा युग्मक कहां बनेगा? तो मादा युग्मक बनेगा बीजांड में। कहां बनेगा? बीजांड में। यही चीज मैं बता रहा था। नर युग्मक बनेगा पराग कण के अंदर और मादा युग्मक बीजांड में। ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक जब मिलेंगे तो उससे युग्मनज बनता है। यही हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं कि जब भी लैंगिक जनन होगा तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलेंगे तो युग्मनज बनता है। यही युग्मनज विभाजित होता है तो भ्रूण बनता है और यही जो भ्रूण है वह बीज के अंदर रहता है। अब बोलोगे सर बीज कैसे बनता है? बीजांड से। जो बीजांड है वही बीज का रूप ले लेता है और ये जो अंडाशय है ये फल का रूप ले लेता है। इसीलिए मैं बोल रहा था जितना ज्यादा बीजांड होगा उतना ज्यादा बीज होगा। तो यदि बहुत सारे यहां पर बीज है इसका मतलब बहुत सारे बीजांड यहां उपस्थित हैं। जैसे आम है, आम में कितना बीज होता है? एक बीज होता है। तो वहां कितना बीजांड होगा? सिर्फ एक ही बीजांड होगा। मटर में कितना बीज है? 6, 7, 8 बीज होगा तो उसमें बीजांड की संख्या ज्यादा होगी। तो यही यहां पर याद रखना है। तो दो क्वेश्चन यहां भी बन रहा है। बीज किसके द्वारा बनता है? तो बीजांड के द्वारा। और फल किसके द्वारा बनता है? तो अंडाशय के द्वारा। ये भी तुम्हारा क्वेश्चन बनता है। बीज बनेगा बीजांड के द्वारा और फल बनेगा अंडाशय के द्वारा। तो ये भी दो क्वेश्चन का हमारे से पूछा जा सकता है। इसका भी आंसर हम लोग करेंगे एग्जाम में। चलो हम लोग आगे देखते हैं और क्या बोल रहा है। तो इतना चीज तुमने समझ लिया। अब आ गया नेक्स्ट चीज परागन। परागन किसे कहते हैं ये देखो। तो परागन भाई किसे कहते हैं यहां पर देख सकते हो चित्र में और अच्छे से समझ सकते हो। यहां देखना, ये देखो। तो यहां पर हम लोगों ने सीखा था कि ये पराग कोश है, इसमें पराग कण बनते हैं। तो ये जो पराग कण है वह कहां पर जाता है? वर्तिकाग्र पर जाता है। ये देखो वर्तिकाग्र है, इसी पर ये पराग कण पहुंचता है, इस वर्तिकाग्र पर। तो जो पराग कण है उसका वर्तिकाग्र पर जो ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है, उसी को हम लोग परागन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? परागन। परागन क्या हुआ? ये पराग कण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। समझो बहुत आसान है। पराग कण का वर्तिकाग्र पर जो स्थानांतरण है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? परागन कहते हैं। अब ये जो परागन है एक ही पुष्प में हो सकता है या दूसरे पुष्प में भी हो सकता है। तो जब एक ही पुष्प में होगा तो इसको स्वपरागन कहेंगे और इस परागन की प्रक्रिया जब दूसरे पुष्प में होगी तो उसे हम लोग पर परागन के नाम से जानते हैं। तो तुमसे पूछेगा परागन क्या है, परागन कितने प्रकार का होता है? तो हम बोलेंगे कि पराग कोश से पराग कण का स्थानांतरण जब वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे हम लोग परागन कहते हैं। परागन दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं स्वपरागन, एक को क्या कहते हैं? स्वपरागन, और दूसरे को क्या कहते हैं? परपरागन। ये इसका क्या है? दो प्रकार हो गया।
जब सेम फूल में होगा, एक ही फूल में यह प्रक्रिया होगी तो उसे स्वपरागन कहेंगे, लेकिन दूसरे पुष्प में होगा तो उसे परपरागन कहेंगे। चलो यहां पर अब एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ लेते हैं। यहां देखो सामान्यतः क्या बोल रहा है, पराग कणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है। पराग कण बन कहां रहा था, पराग कोश पर। अब फिर से तुम्हारा कंफ्यूजन हो गया होगा कि क्या क्या नाम बोलते जा रहे हैं। ये देखो, ये है पराग कोश, इसमें बन रहा है पराग कण, और इसी पराग कण के अंदर क्या बन रहा है, नर युग्मक। तो फिर से मैंने रिवाइज करा दिया ताकि दिक्कत ना हो। तो ये जो पराग कण बन रहा है उसके ऊपर सुरक्षात्मक आवरण रहता है, जिसके कारण वो नष्ट ना हो, उन्हें सूखने से यह बचाता है और बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि पराग कण हल्के होते हैं अतः वह वायु अथवा जल के द्वारा बहाकर ले जाया जा सकता है। अब ये जो पराग कण है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो यह जब जाता है तब उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर जाकर के जब वर्तिकाग्र पे पहुंचेगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को परागन कहेंगे। समझ गए, पॉलिनेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक सकते हैं और वो फिर दूसरे पुष्प पर जाएंगे तो वहां पर परागन की प्रक्रिया को करा सकते हैं। पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण जब गिर जाएंगे, मतलब जब एक कीट दूसरे फूल पर जाएगा तो वहां वह परागन की प्रक्रिया करा सकता है। हवा के द्वारा परागन हो सकता है, इस तरीके से पानी के द्वारा भी परागन होता है, बहुत सारी चीजों से परागन की प्रक्रिया कराई जाती है। पराग कणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागन। तो ये मैं बार बार बता रहा था कि परागन किसे कहते हैं। तो जो पराग कोश है उससे पराग कण निकलेगा, वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तो उसे परागन कहेंगे। यदि पराग कण उसी पुष्प पर गिरेगा तो स्वपरागन कहेंगे, और यदि दूसरे पुष्प पर गिरेगा तो उसे परपरागन कहेंगे। पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प पर वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे हम लोग परपरागन कहेंगे। यानी सेम फूल है तो उसे स्वपरागन कहेंगे, लेकिन दूसरे पुष्प पर यदि गिरता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, यदि अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर वह गिरता है तो इसे हम लोग परपरागन कहेंगे। समझ रहे हो बात को। इसके बाद आता है हमारा निषेचन। तो इसको थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूं, यहां से समझो तब तुम ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। देखना यहां पर क्या क्या प्रक्रिया हुआ। सबसे पहले यहां पर हमारा नर युग्मक है, दिख रहा है तुम्हें। इस नर युग्मक का ये जो भाग है इसको परागकोश कह रहे हैं। इसी में परागकण है। क्या है, परागकण। ये देखो, ये परागकण इस प्रकार से है, इस तरीके से मैं बना दे रहा हूं। ये देखना, ये परागकण है। तो सबसे पहला स्टेप में क्या होगा, एक परागकण नहीं है, बहुत सारे परागकण हैं। तो सबसे पहला स्टेप में प्रक्रिया होगा परागन का। देखते जाओ, सबसे पहले क्या होगा, परागन। परागन हुआ। परागन के दौरान क्या होगा, ये जो तुम्हें दिख रहा है यहां पर परागकण, वो यहां पर पहुंच गया। ये देखो, यही वो परागकण है, इसी को मैं यहां दिखा रहा हूं। तो यहां पर क्या है, इसका नाम परागकोश। परागकोश से परागकण निकला और ये पहुंच गया वर्तिकाग्र पर। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हो गया, परागन। दूसरा प्रोसेस क्या होगा, तो जब परागन हो जाता है तो यहां पर इसमें नर युग्मक बनना शुरू हो जाता है, और साथ ही साथ यहां पर यह परागकण अंकुरित होता है। परागकण क्या होता है, अंकुरित होगा, और अंकुरित होकर के यहां पर इस तरीके से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसे हम लोग पॉलिन ट्यूब कहते हैं या पराग नलिका बोलते हैं। पराग नलिका, ये दूसरा प्रोसेस हो गया। सबसे पहला प्रोसेस तुमने समझ लिया, परागन की प्रक्रिया होगी। परागन के प्रक्रिया में ये जो तुम्हारा परागकण है वो यहां पर पहुंच गया, और यहां ये जर्मिनेट होता है, और देखोगे इस तरीके से ये पाइप नुमा संरचना को निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पराग नलिका।
अब जरा तुम बताओ ये पराग नलिका क्यों बन रहा है? ताकि यहां पर जो नर युग्मक बन रहा है वो आगे की ओर बढ़ सके। इस प्रकार से ये नर युग्मक आगे की ओर बढ़ेगा। मादा युग्मक कहां पर है? यहां पर अंदर में बैठा हुआ है। ये देखो, ये है मादा युग्मक। तो यही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा है कि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या होगा? मिलेगा। तो यानी कि जो नेक्स्ट प्रक्रिया है तीसरा, वह है निषेचन की प्रक्रिया। निषेचन, यही प्रक्रियाएं यहां पर हो रही हैं एक सिलसिलेवार ढंग से। सबसे पहले परागन हो गया, फिर ये पराग कण अंकुरित होगा, अंकुरित होकर के पराग नलिका बनाएगा, और इसी समय यहां पराग कण में नर युग्मक भी बन रहा है, नर युग्मक। और मादा में यहां मादा युग्मक यानी अंड कोशिका का निर्माण हो चुका है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन है, उसका मुख्य घटना यही है कि नर युग्मक मादा युग्मक से मिल जाए। इसीलिए इस पाइप का रचना हुआ था। इस पाइप में देखो, यहां नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हुए दिखाई देंगे। यहां नर युग्मक यहां अंदर की ओर गया और ये यहां पर मादा युग्मक से मिलेगा। इसी को हम लोग निषेचन कहेंगे। और जैसे ही फिर निषेचन होगा, यहां पर क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, यानी युग्मनज बनेगा। और फिर इसी में भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, जो इसमें बीज के अंदर रहेगा, यानी बीजांड के अंदर रहेगा। इस तरीके से ये सारा प्रक्रिया यहां चलता है। तो यही बोल रहा है निषेचन। यदि तुमसे एग्जाम में पूछे निषेचन किसे कहते हैं, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की घटना को निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहां देखा, नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन यानी संयोग द्वारा बनी कोशिका क्या है? युग्मनज कहलाती है, जिसे हम लोग जाइगोट भी कहते हैं। फिर यही जो जाइगोट है वह एक कोशिका का होता है, लेकिन उसमें विभाजन होना शुरू हो जाता है। युग्मनज बनने के लिए नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। तो ये दो क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे, निषेचन किसे कहते हैं, युग्मनज किसे कहते हैं। और युग्मनज फिर भ्रूण में विकसित हो जाता है, और ये भ्रूण किस में रहता है? बीज में रहता है। बीज किस में हो सकता है? फल, यहां यदि बनेगा तो फल में होगा। चलो, अब यहां से यही हमारा टॉपिक बन रहा है, फल और बीज का विकास। क्या बोलता है? निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया था। जबकि फूल के अन्य भाग मुरझा करके गिर जाते हैं, परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में बदल जाता है। बीजांड से बीज का संरचना होता है। सब बता दिया मैंने जो यहां पर बताया गया है। और बीज के एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। देखो, एक बीज में एक ही भ्रूण रहेगा, बीज के अंदर एक ही भ्रूण रहेगा, याद रखना। लेकिन फल के अंदर बहुत सारे बीज हो सकते हैं। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं, जैसे आम, सेब, संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं, जैसे बादाम और अखरोट आदि। तो इसको भी हमें याद कर लेना है। पूछेगा रसीले फल के नाम बताओ, तो आम, सेब, संतरा। कठोर फल के नाम बताओ, तो अखरोट हो गया, बादाम हो गया, ये सब कठोर फल हैं। चलो यहां देखो, यहां पर वही देखो, अखरोट को दिखाया है, यहां बादाम को दिखाया है, और यहां सेब को दिखाया है। अब बीज प्रकीर्णन क्या होगा, यहां देखना। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हैं, ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। अब देखो, जो बीज है, मान लो यहां जो पौधा है, पेड़ है, इस तरीके से पेड़ पौधा जो भी है, इसमें यहां बीज बना। अब ये बीज यहीं से यहीं गिर जाए तो उसका जो पौधा है फिर यहीं पे उगेगा। तो ये इस पेड़ के लिए अच्छा है या खराब है? तो आंसर है ये तो खराब है, क्योंकि फिर क्या होगा, यहां पर बहुत सारे बगल बगल बहुत सारे पेड़ उग जाएंगे। तो फिर ऐसा अच्छा बात है कि गलत बात है? गलत बात है। इस तरीके से होगा तो इस पेड़ को नुकसान पहुंचेगा। साथ ही साथ ये जो नए पौधे उग रहे हैं उनको भी सही प्रकार से पोषण नहीं मिलेगा। इसी के साथ ये एक ही एरिया में, एक ही जगह संकुचित रह जाएंगे।
इस कारण प्रकृति ने कुछ ऐसा इंतजाम किया है कि ये जो बीज हैं वो दूर दूर तक फैल जाएं, अलग अलग जगहों तक फैल जाएं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं, जिसके कारण वो अलग अलग स्थानों पर उगते हैं। कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके दिखाई दिए होंगे। क्या आपने कभी यह जानने की प्रयास किया है कि ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं? अब तुम देखोगे कि बहुत सारे बीज हैं, कभी कभी हम लोग चलते रहते हैं तो कैसे कपास का जो रुई है वो उड़ते हुए आएगा और उसके अंदर एक बीज होता है, आकर के तुम्हारे शर्ट से चिपक सकता है। आखिर प्रकृति ने उसको ऐसा क्यों बनाया है कि वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, ताकि वो दूसरे जगह अच्छे से मतलब कि अच्छे से उग सके, उसको वो वहां पर अपना जो संतति है, जो पौधा है, अपना संतति को दूर दूर तक प्रसार कर सके। कल्पना कीजिए किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग जाएं, जैसा भी मैं बता रहा था, कितना समस्या होगा। आपके विचार में इस परिस्थिति में क्या होगा? सारा बीज वहीं जब उगने लगेगा तो भाई, एक तो यदि वो विशाल पेड़ का बीज है तो वो संभव ही नहीं है कि वहां पर सारे के सारे बीज फिर बड़े बड़े पेड़ बदल जाएं। पादप के नवोद्भिद नए उग जाएंगे, उनके बीच धूप, जल, खनिज और स्थानों के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। संभवतः उनमें कोई भी स्वास्थ्य पादप रूप में विकसित नहीं होगा। पादपों के बीजों को प्रकीर्णन से लाभ होता है। तो यही क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि पादपों का जो बीज है उसको प्रकीर्णन से क्या फायदा है। प्रकीर्णन का मतलब अलग अलग स्थानों में फैल जाना, उससे उसको क्या फायदा है, तो यही यहां पर बताया जा रहा है। इससे एक ही प्रकार के पादप नवोद्भिद जो है सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। यदि वो पादप के जो बीज हैं अलग अलग स्थानों पर उगेंगे तो उनमें पानी का, सूर्य के प्रकाश का, जो खनिज लवण है उसके लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। वो आराम से जितना मन उतना बढ़ सकते हैं। प्रकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में विस्तरित होने में सहायता होता है, यानी वो एक ही क्षेत्र तक सीमित नहीं रहते, जहां बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं। तुम देखे होगे कि जो आम ही का पौधा है, तो क्या आम का पौधा सिर्फ एक ही जगह मिलता है? ऐसा नहीं, पूरे भारतवर्ष में जहां जहां उस प्रकार का अनुकूल वातावरण है, अनुकूल पर्यावरण है आम के पौधे के लिए, वो वहां मिलता है। या फिर बोले विश्व में सब जगह आम मिलेगा जहां पर पर्यावरण, अनुकूल पर्यावरण उसके लिए है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वह एक ही स्थान पे मिल रहा है, हर जगह वो मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? बीजों के प्रकीर्णन के कारण क्षेत्र में वितरित होने में सहायता होती है, ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ को बनाने में समर्थ कर सकें। यहाँ देखो, जैसे प्रकृति ने कितने अलग अलग प्रकार के बीज बनाए हैं। ये देखो, ये जो बीज बनाया है उसमें पंख जैसी संरचना बनाई है, जिससे कि वो हवा के द्वारा दूर तक चले जाए। तो यहाँ देखो, सहजन, ड्रमस्टिक का ये यहां बताया है, और द्विफल मेपिल का बीज को यहां दिखाया है। तो अब एग्जाम में तुमसे डायरेक्ट इसके बारे में पूछ सकता है, एकदम बोलेगा कि इस चित्र को बनाएगा, बोलेगा किसका ये बीज है, तो आंसर है सहजन या ड्रमस्टिक का। ऐसे चित्र भी दे सकता है, याद रखना। और द्विफल यानी मेपिल का बीज है, ये एकदम याद रखना। एकदम इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है चित्र बना करके। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों के प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। सहजन, ड्रमस्टिक तथा द्विफल मेपिल जैसे पादप के पंख युक्त बीज होते हैं। घासों के हल्के बीज अथवा औक मदार के रोम युक्त बीज और सूर्यमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थान तक चले जाते हैं। तो बहुत से ऐसे बीज हैं जो कि बहुत हल्के होते हैं, हवा के साथ उड़कर दूर चले जा सकते हैं। कुछ बीज जल द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं। यह क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है कि वैसे बीज जिसका प्रकीर्णन जल के द्वारा होता है, उनकी क्या खासियत है। तो देखो, यहां क्या खासियत है बोल रहा है, क्या बोल रहा है
बोलता है कि उनका जो आवरण है स्पंजी होता है अथवा तंतुमय होता है। इस बात को लिख सकते हो ताकि वे जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। उदाहरण के लिए नारियल का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा आसानी से होता है। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से कंटकी कांटेदार बीज जिसमें हुक जैसी संरचना होती है, जिससे बीज जंतुओं के शरीर में चिपक जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। ये देखो जैंथियम को दिखाया गया है, तो इसका उदाहरण यूरेना और जैंथियम यहां देख सकते हो। यहां पर देखना सूरजमुखी के रोम युक्त फल है, मदार के रोम युक्त फल है। तो इस प्रकार से इन सब को हमें क्या कर लेना है? याद कर लेना है, ताकि एग्जाम में यदि पूछे तो हमें कोई तनाव ना हो। अब देखो जो कंटक युक्त है बोलता है यूरेना और जैंथियम, तो यहां देखो जैंथियम को दिखाया गया, ये दोनों नाम याद रखना। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं, बीज जनक पादप के दूर जाकर गिरते हैं। एरंड और बालसम इसके उदाहरण हैं। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि जो एरंड है उसमें बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है, तो उसका जो फल है फट जाता है, उसके बीज निकल जाते हैं और दूर फैल जाते हैं। सब में भी ऐसा होता है। उदाहरण को एकदम याद रखना है, हर एक उदाहरण को। अब क्वेश्चन पूछेगा कि बीजों का प्रकीर्णन की कौन कौन सी विधियां हैं, तो सब का सब हमें यहां पर लिखना होगा। तो इस तरीके से यह चैप्टर तुम्हारा यहां पर समाप्त होता है। तो मैं मिल रहा हूं अगले चैप्टर में। यदि सारे वीडियोस को एक साथ देखना चाहते हो हमारे ऐप पर जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी चेक कर सकते हो। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।